अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मलाल भाई अहमद राव एपिसोड 5 लेकर। तो चलो चलते हैं नावल के जानिब। बाब नंबर 5, मिलाप। वो 5 साल बच्चा अपनी माँ के साथ पहाड़ों के बीच पत्थर पर बैठा था। उसकी माँ लकड़ियों की आग पर चिकन कढ़ाई बना रही थी। पास में ही उसका बाप अपने छोटे बेटे को लिए बैठा था। वो बच्चा बार बार दूर बैठी एक लड़की को देख रहा था। देखने में वो काफ़ी परेशान और डरी हुई लगती थी। उसने कोई कोट या स्वेटर नहीं पहन रखा था। थोड़ी देर बाद हर जगह अंधेरा हो चुका था। वो लड़की अभी तक वहाँ बैठी थी। वो बच्चा अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बैठा खाना खा रहा था। मामा और सालन डालें। उसकी माँ ने प्लेट ऊपर तक भर दी थी, लेकिन फिर भी वो और सालन डालने को कह रहा था। बस बेटा, मुझे पता है तुमने थोड़ा सा ही खाना है, और चाहिए हो तो बाद में ले लेना। मैं अपने लिए नहीं, उस लड़की के लिए सालन मांग रहा हूँ। वो कब से हमें खाना खाते हुए देख रही है। उसकी माँ ने मुड़कर देखा तो वाकई वो लड़की कब से उसी तरफ देख रही थी। मामा, 2 रोटियां भी दे दें, मैं उसको खाना देकर आता हूँ, बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ बोला था। उसकी माँ हल्का सा मुस्कुराई थी। तुम्हें सबका कितना ख्याल होता है मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल वाकई बहुत नर्म है। अल्लाह तुम्हें रहम दिल और मेहरबान बनाए। उसकी माँ ने बड़ी शफकत के साथ उसके गाल पर पकड़ते हुए कहा था। फिर वह उठा और उस लड़की की तरफ बढ़ा। उस बच्चे को अपनी तरफ आता देख लैला थोड़ा डर गई थी। डरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, वो बच्चा मासूमियत से बोला था। लैला नीचे एक पत्थर पर बैठी थी, साथ ही वो बच्चा भी बैठ गया। उसने लैला के सामने खाना किया। लैला काफ़ी देर से भूखी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। वह बच्चा लैला की तरफ देख रहा था। जब लैला के पेट में थोड़ा असर हुआ तो उसने बच्चे की तरफ देखा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, लैला ने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे बालों को देख रहा हूँ, ये बहुत प्यारे हैं, उसने मासूमियत भरे लहजे में जवाब दिया था। इस उम्र में भी लैला के बाल बेहद हसीन थे। तुम्हारे मामा बाबा कहाँ हैं, उसने सवाल किया तो लैला की रूह तक काँप उठी थी। मेरे मेरे मामा बाबा नहीं हैं, उसने आंखें बंद करके एक सांस में बोला। अगर तुम्हारे मामा बाबा नहीं हैं तो तुम इस दुनिया में कैसे आई, उसने अपनी अकल के हिसाब से सवाल किया था। और लैला न जाने क्यों हंसती थी। मेरा मतलब था कि उनकी डेथ हो गई है। चेहरा दोबारा संजीदा हुआ था। उस बच्चे के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसे किसी का दुख अपना दुख लगता था। अभी वो कुछ बोलता कि उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी और वो अपनी माँ की आवाज़ पर वापस भागा। लैला ख्वाब से बेदार हुई। आखिर उसका पहला हमदर्द कौन था, वो आज तक नहीं जान पाई थी। किससे पूछकर आपने मेरा रिश्ता तय किया है, मिन्हा ने गुस्सा जब्त करते हुए आराम से पूछा। मैं इस खानदान की बड़ी हूँ, मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है, बीजान ने रौबदार लहजे में जवाब दिया था। बाकी सब खामोश थे, मगर मिन्हा खामोश नहीं रह सकती थी। आप मेरी ज़िंदगी का फैसला मेरी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकती, और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, उसने साफ अल्फाज में मना किया था। आखिर क्यों नहीं करनी है तुमने शादी, उम्र देखी है अपनी, अगले हफ्ते पूरे 29 की हो जाओगी, कब तक घर बैठने का इरादा है, बीजान उस पर बरसी थी। मिन्हा के लिए ये बात नई नहीं थी। ख़ानदान का हर इंसान उससे यही सवाल करता था। अपने बाप के घर बैठी हूँ मैं, किसी और के घर में नहीं, लेकिन अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो मैं शादी कर लूँगी जल्द ही, मगर अपनी मर्ज़ी के इंसान से। आप मुझे और हुमायूं को ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांध सकती। वो बहुत आराम से बात कर रही थी। बीजान उसको अजीज़ थी, पर अपने हक के लिए बोलना उसका फ़र्ज़ था। मिन्हा का ये जवाब सुनकर हुमायूं को लगा था किसी ने उसका दिल निकाल कर बाहर रख दिया हो। मिन्हा के दिल में उसके लिए कुछ नहीं था। हुमायूं मेरा बेटा है, उसे मेरे किसी फैसले पर एतराज़ नहीं है। तुम अपनी बात करो, तुम्हें क्या एतराज़ है, आखिर हुमायूं में कमी क्या है। तुम दोनों बचपन से साथ हो, एक दूसरे को जानते हो और एक अच्छे दोस्त हो। बीजान को मिन्हा का इनकार बुरा लगा था। बीजान, बात कमी की नहीं है, हुमायूं बहुत अच्छा है, मगर मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा और इस तरह से नहीं सोचा। हाँ, जब हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छे लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। शादी कोई आम बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, और मैं अपना लाइफ पार्टनर बहुत सोच समझ कर चुनूँगी। वह बीजान के फैसले को बार बार इनकार कर रही थी, और ये सब उनको गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। तुम हम सब पर बोझ बनती जा रही हो मिन्हा, इसलिए मैं कहती थी कि लड़कियों को इतना मत पढ़ाओ। देखा, अब हमारे सरों पर चढ़कर नाच रही है। आखिर कौन तुमसे शादी करेगा। इस उम्र में कोई भी रिश्ता आता है तो उनकी सबसे पहली डिमांड लड़की की उम्र कम होती है। तुम्हारी उम्र में तो हमारे 6-6 बच्चे होते थे। ये तो तुम मेरा और हुमायूं का एहसान मानो कि तुम्हारे लिए रिश्ता मांग लिया, वरना कोई अच्छा रिश्ता नहीं आने का। बीजान आज भी पिछले ज़माने में जी रही थी, जहाँ 16-16 साल की लड़कियों के शादी कर दी जाती थी। बीजान के इन बातों ने सोनिया बेगम को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी, लेकिन वह फिर भी खामोश रही। हुमायूं ये सब रोकना चाहता था, मगर वह न मिन्हा को कुछ कह सकता था और न ही बीजान को। मिन्हा को ये बातें तीर की तरह लगी थी। उसके ये बर्दाश्त की हद से ख़त्म हो चुकी थी।
मुझे कोई शौक भी नहीं है कि मेरे लिए रिश्ता आए, और ना ही मैं उन लड़कियों में से हूँ जो सारी ज़िंदगी बस एक शहजादे का इंतज़ार करती हैं। मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें। उसने गहरा सांस लिया था। बीजान इस वक्त गुस्से से मारे लाल टमाटर हो रही थी। और रही बात एहसान की, तो आप अपने पोते का रिश्ता अपने पास रखें। ऐसे ढेरों रिश्ते मैं कई सालों से रिजेक्ट करती आ रही हूँ। वो डोटोक बात करती रही। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकती। हुमायूं, चलो यहाँ से। बीजान गुस्से में उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ निकलती थी। हुमायूं ने अपना सर पकड़ लिया। सोनिया बेगम अफसोस से सर हिलाते हुए बीजान को रोकने के लिए उनके पीछे भागी। हुमायूं ने मिन्हा की तरफ एक नज़र देखा। मिन्हा ने निगाहें नीचे कर ली थी। हुमायूं के लिए वो सब बोलकर उसे बुरा लगा था। फिर हुमायूं भी बाहर की तरफ निकल गया। आखिर आप चाहती क्या हैं? आपकी वजह से मेरी भी शादी की उम्र निकल जाए? साथ बैठी नूर एक सर्द लहजे में बोली थी। सच तो यह है कि आपको अकेले रहकर अयाशी का मौका मिल रहा है, जो शादी के बाद आपसे छीन लिया जाएगा। बीजान सही ने बोला है कि आप हम सब पर बोझ बन गई हैं। वो बकवास किया जा रही थी और मिन्हा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही नूर है जिसे उसने अपने हाथों से पाला था। उनके बाप के इंतकाल के बाद उसने नूर का बाप भाई बनकर उसकी हिफाजत की थी, उसे पढ़ाया लिखाया था। अपनी बकवास बंद करो नूर, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। वो अपने बहुत जज्बात काबू करके बैठी थी। मैं कोई बकवास नहीं कर रही, पूरा खानदान आपके बारे में यही कहता है। जॉब तो बस एक बहाना है। असल में तो आपको बाहर जाकर रंग रलिया बनाने का मौका मिल रहा है, फिर आप शादी क्यों करेंगी? और ये सुनकर मिन्हा का हाथ उठा था। वो उस बारे में ऐसा सोचती थी। उसकी अपनी बहन। नूर अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद गुस्से से मिन्हा को देख रही थी। मिन्हा को अफसोस था कि उसने अपनी बहन पर हाथ उठाया है, मगर नूर बात ही ऐसी कर रही थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और सिर्फ आपकी वजह से उसे 2 सालों से टाल रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। वो कुछ दिनों में पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा और उसका निकाह हो जाए। मिन्हा को असल बात अब समझ आई थी। अम्मी से बात आप खुद करेंगी। इसी हफ्ते मेरा निकाह करवाया जाए, वरना घर से भाग जाऊंगी मैं और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। वो गुस्से में अपना आखिरी फैसला सुनाते वहाँ से चली गई और मिन्हा इधर बैठी काफ़ी देर सोचती रही। क्या यह था उसकी कुर्बानियों और मेहनत का बदला? ये बातें अगर किसी और ने बोली होती तो उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मगर अपनी सगी बहन के मुंह से ये सब सुनना उसे अंदर से खा गया था। बुराक ने धक्का देकर फ्लैट का दरवाज़ा खोला। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। वो एक हाथ में गन लिए जुनून में पागल होकर आगे बढ़ रहा था। कुछ कदम आगे चलने के बाद वो टीवी लाउंज में पहुंचा। जैसा उसने सोचा था, सामने का मंजर उससे बिल्कुल बरअक्स था। उसके हाथ से गन उधर ही गिर गई थी। शानजे सोफे पर सीधी लेटी थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। बुराक ने उसके हाथ में एक पर्ची देखी थी। वो आगे बढ़कर उसके हाथ की तरफ झुका और वो पर्ची शानजे के हाथ से लेने की कोशिश की। शानजे के दूसरे हाथ ने कुछ हरकत की थी। वो अपने नीचे एक चाकू छुपाए बैठी थी। उसने अपने दूसरे हाथ में चाकू मजबूती से पकड़ा और बुराक के कमर में मारने की कोशिश की। बुराक ये हरकत महसूस कर चुका था। उसने अपना दूसरा हाथ पीछे की तरफ मोड़कर चाकू पकड़ा। चाकू उसकी कमर से बस 2 उंगलियां दूर था। बुराक ने उसकी तरफ देखा। शानजे ने भी अपनी आंखें खोल चुकी थी। वो अपना पूरा जोर लगाते हुए चाकू उसके अंदर धकेल रही थी और बुराक ने चाकू मजबूती से थाम रखा था। प्लान बहुत अच्छा था, मगर मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। वो उसे चिढ़ा रहा था। तुम भी अपने दोस्त की तरह ही मरोगे। ये कहते हुए उसने चाकू अपनी पूरी कुव्वत के साथ अंदर करने की कोशिश की। इस बार बुराक ने चाकू छोड़ चुका था। चाकू अंदर की तरफ आ रहा था और वह उसके नीचे से निकल गया। चाकू सीधे सोफे में घुसा था। शानजे सोफे से उठ खड़ी हुई। वो और बुराक एक दूसरे के आमने सामने थे। उसने सोफे में से चाकू निकाला। बुराक के हाथ खाली थे। उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। शानजे चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ी। उसने बुराक के पेट का निशाना लिया था। बुराक ने शानजे का चाकू वाला हाथ पकड़कर उसे घुमाया। वो पूरा घूम चुकी थी और अब वह बुराक की तरफ कमर करके उसने बुराक की टांगों के बीच में लात मारी थी। बुराक एकदम नीचे की तरफ झुका था। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था और शानजे ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए चाकू बुराक की तरफ तेज़ी से मारने की कोशिश की। लैला ने जींस और खुला सा स्वेटर पहन रखा था। शीला उसे मोहतशिम के कमरे में धकेल रही थी और लैला उसे आराम से चलने का बोल रही थी। लैला ने दरवाज़ा पर नॉक की तो फिर कमरे में कदम रखा। मोहतशिम सामने ही बैठा किताब पढ़ रहा था। लैला के अंदर आते ही उसने उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मोहतशिम उसे इस वक्त देखकर हैरान हुआ था। फिर वो उसकी बात सुनकर आगे बढ़ा। शीला, तुम भी अंदर आ जाओ, दरवाजे की दूसरी तरफ सही से आवाज़ नहीं आएगी। लैला ने अपनी हंसी रोकी थी। शीला हैरान थी कि मोहतशिम को कैसे पता चला। वो डरती डरती अंदर आई। अब बोलो क्या बात है? मोहतशिम ने दोनों को देखकर बोला। वो मैं और शीला शॉपिंग करने जाना चाहते हैं। लैला ने सीधी बात की थी और शीला को जवाब का इंतज़ार था।
लेकिन इन दिनों बहुत खतरा है, पुलिस हमें पागलों की तरह ढूंढ रही है। वो दोनों ही मोहतशिम का जवाब जानती थी। आप लड़की नहीं है ना, इसलिए आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारी कितनी ज़रूरतें होती हैं। आप लड़कियों को शॉपिंग करने से कैसे रोक सकते हैं जब हर ब्रांड्स पर सेल लगी हुई हो। शीला मासूमा सा मुंह बनाकर अपने ड्रामेबाजी कर रही थी, खड़ी थी। शांजी के लिए ये सब बहुत अचानक हुआ था। बुराक ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत कर ली थी। उसने शांजे का हाथ पकड़कर उसी की गर्दन पर रख दिया था। शांजे चाकू को बाहर की तरफ खींच रही थी और बुराक उसे पकड़े खड़ा था। वह अपने ही जाल में फंस गई थी। जानती हो मुझ में और मुराद में क्या फ़र्क है? उसका दिल नर्म था, मेरा नहीं है। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है और तुम्हें मारते हुए मुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं होगा, वो सर्द लहजे में बोला था। और जानते हो मर्द और औरत में क्या फ़र्क है? जब एक औरत बदला लेती है तो शैतान भी पनाह मांगता है। इसलिए तुम्हें एक औरत के शर से डरना चाहिए जो इंतकाम की आग में जल रही हो। शांजे अपना सांस बहाल करते हुए बोली। बुराक अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली थी। शांजे को अपनी हार तस्लीम नहीं थी। मेरे ख्याल से तुम दोनों के पास पैसों का ढेर है, तो तुम लोगों को सेल की क्या ज़रूरत? मोहतशिम अच्छे मूड में था। सेल का अपना मज़ा है, वैसे भी मैंने पिछले 4 महीनों से शॉपिंग नहीं की है। शीला जिद कर रही थी। हम कल शॉपिंग पर जा रहे हैं, बाकी पुलिस से बचाना मेरा काम है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। लैला मोहतशिम को सिर्फ बता रही थी, इजाज़त की उसे ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम दोनों पकड़ी गई तो बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। तो जो मर्जी हो जाए, हम अपनी गैंग का बारे में कुछ नहीं बताएंगे और कुछ दिनों में ही आप हमारी ज़मानत करवा देंगे। ये प्लान हम 1000 बार सुन चुके हैं। लैला ने उसकी बात को खुद ही मुकम्मल की थी। ठीक है, कल तुम लोग चले जाना, मगर जल्दी वापस आना। वो चोरी कामयाब होने के बाद बहुत अच्छे मूड में रहने लगा था, वरना वो कभी इजाज़त नहीं देता। लैला और शीला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई थी। सोनिया बेगम अपने कमरे में लेटी हुई थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज जो कुछ हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। मिना उनके कमरे में दाखिल हुई थी। उसे देखते ही सोनिया बेगम ने अपने आंसू साफ किए थे। मिना को अपनी माँ को ऐसे देखकर दुख हुआ था। वो अपनी माँ के कदमों में आकर बैठी। मैं जानती हूँ अम्मी कि मैंने आज भी जान से थोड़ी बदतमीज़ी कर डाली है, मगर अम्मी आप खुद बताएं, क्या मैं शौक से घर बैठी हूँ? वो अपनी माँ को अपने दिल का हाल बताना चाहती थी। 6 साल पहले जब अब्बू का इंतकाल हुआ था तो हम बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। तब मैंने अपने एमफिल आधा छोड़कर नौकरी शुरू की थी। नूर की पढ़ाई, घर का राशन, गैस और बिजली का बिल और दीगर घर के अखराजात मैंने अपने जिम्मे लिए थे। तब किधर थे ये सारे रिश्तेदार जो आज मुझ पर इस तरह बहतान लगा रहे हैं? आज नूर की बातों ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। उसकी बातें सुनकर सोनिया बेगम फुट फुट कर रोने लगी थी। मीना की आंखें भी नम हुई थी। बाबा मुझे अपना बेटा कहते थे और उनके जाने के बाद मुझे लगा कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैंने सारी जिम्मेदारी उठा ली है। मैं आप दोनों को यूँ छोड़कर अपना घर कैसे बसा लेती? उस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत लम्हे एंजॉय करने के बजाय जिम्मेदारियाँ उठाई थी, और आज मेरी अपनी बहन मुझसे कह रही है कि मैंने नौकरी अय्याशी करने की वजह से करती हूँ। आखिरी बात बोलते हुए उसके आंख से आंसू निकले थे। नूर ने कहा ये सब? वो ऐसा कैसे बोल सकती है तुम्हें? मैं उसकी खबर लेती हूँ। सोनिया बेगम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ था। छोड़ दे, वो गुस्से में बोल गई होगी, वैसे भी सब यही बोलते हैं, तो उसने बोल दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? लोग तो कह देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता सुनने वाले पर क्या गुजरती है। मीना तुम जानती हो अपने बाप की लाडली थी, उन्होंने तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा हिम्मत और सब्र वाला बनाया है। मैं जानती हूँ आज मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मगर मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी का सोच भी नहीं सकती। वह अपने आंसू साफ करते हुए बोली थी। अभी आप मुझे छोड़ें और नूर की शादी का सोचें, हम पहले उसकी शादी कर देते हैं। मीना यही बात करने यहाँ आई थी। मैं तुम्हारी शादी से पहले उसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? लोग 10 बातें बनाएंगे। सोनिया बेगम को लोगों की परवाह थी। अम्मी लोग तो अब भी बातें करते हैं, उनको छोड़ें और नूर का सोचें। वो एक लड़के को पसंद करती है और कुछ दिनों में वो लड़का मुल्क से चला जाएगा। इसके जाने से पहले हम उन दोनों का निकाह कर देते हैं। मिन्हा ने नूर की बात सोनिया के आगे रखी। ये सब तुम्हें नूर ने बोलने को कहा है ना? अच्छी तरह जानती है वो कि मैं इस बात पर कभी राज़ी नहीं होंगी। अम्मी इससे पहले कि नूर के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरें, आप उसकी मर्ज़ी की शादी कर दें। घर का माहौल बिना वजह ख़राब होगा। वैसे भी मैंने परसों को लड़के वालों की फैमिली को बुला लिया है, आप इसी हफ्ते का कोई दिन फाइनल कर लें। वह नूर का और अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। अरे इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी एक हफ्ते में? सोनिया बेगम को शादी की तैयारी की फ़िक्र हुई थी। मैं हूँ ना, मैं सब इंतज़ाम कर लूँगी, आप फिक्र ना करें, बस लड़के से मिलकर तसल्ली कर लें। वैसे भी नूर ने जितना बताया है सुनने में अच्छी फैमिली लग रही है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। वह अपनी माँ को तसल्ली दे रही थी। वाकई में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मिन्हा, मुझे तुम पर फ़ख्र है, सोनिया ने फ़ख्रिया अंदाज में बोला था। शांजा ने चाकू बुराक की तरफ तेजी से मारने की कोशिश की। बुराक ने अपनी टांगें घुमाकर उसकी टांगों पर मारी। वह लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी। बुराक खड़ा हुआ था, इर्द गिर्द देखा, गन वहाँ सोफे पर पड़ी थी। उसने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, तभी शांजा ने चाकू सीधे उसके पाँव में दे मारा।
चाकू उसके लॉन्ग बोट में अंदर तक जा चुका था। उसने दर्द से आंखें बंद की थी। जब शांजे ने चाकू बाहर निकाला तो बूट में से खून निकल रहा था। शांजे ने उसे कमज़ोर कर दिया था। फिर वह उठी, बुराक को यूं दर्द से कराहते हुए देखा। वो दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। शांजे ने बुराक को धक्का देकर सोफे पर गिराया। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। खून अभी तक उबल उबल कर बाहर आ रहा था। बुराक, हशाम तैयार हो जाओ मरने के लिए। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। बुराक का खामोश था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। शांजे बुराक की ऊपर चढ़ी हुई थी। उसने चाकू बुराक की तरफ बढ़ाया। वो एकदम वार नहीं करती थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चाकू अंदर घुसाती थी ताकि दर्द ज़्यादा हो। यही वो बुराक के साथ करने वाली थी। उसने बुराक के पेट पर चाकू की नोक रखकर अंदर घुसाने की कोशिश की। थोड़ा सा चाकू अंदर गया कि बुराक का खून निकलना शुरू हो गया। बुराक के पाँव पहले ही तकलीफ में हो रही थी और अब पूरा चाकू उसके अंदर जाने वाला था। उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा आया था, मिन्हा का चेहरा। क्या ये मौत थी? क्या वो ऐसे मर जाएगा? नहीं, वो ऐसे नहीं मरना चाहता था। बुराक ने चाकू अपने जानिब से अचानक पकड़कर घुमाया। शांजे, जो चाकू के साथ साथ खुद भी बुराक के करीब हो रही थी, चाकू अब उसके पेट में था। कहा था ना, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। शांजे का मुंह हैरत से खुला था। बाजी उसके हाथ से निकल गई थी। अभी तक जो चाकू बुराक के पेट में अंदर जा रहा था, उसके अपने पेट में घुस गया था। बुराक ने चाकू पूरा उसके अंदर धकेला था और शांजे को चीख मारने का भी मौका नहीं मिला था। बुराक ने उसे धक्का देते हुए खुद से जुदा किया था और वहां से उठा। लड़खड़ाते हुए वो खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। खिड़की पूरी दीवार में बनी हुई थी, जो कि इसने अपने हाथों से मदद से खोली थी। उसका खून अभी तक निकल रहा था। गली बिल्कुल सुनसान थी। यही वक्त था यहाँ से फरार होने का। इस वक्त वहाँ पड़े शांजे के अंदर नफरत का इंतकाम की आग जल रही थी। उसने चाकू अपने पेट से बाहर निकाला। उसकी कुछ सांसें अभी भी बाकी थी। कमीज खून से लथपथ थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। अगर मैं मरूंगी तो बचोगे तुम भी नहीं, बुराक हश्राम, वो चीखी थी। और बुराक जो खिड़की से बाहर देख रहा था, उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो जिंदा थी। शांजे चाकू लेकर बुराक की तरफ पागलों की तरफ भाग रही थी। वो जो बुराक के करीब पहुंचती तो वो साइड पर हुआ। शांजे जो अंधाधुंध भागती हुई आ रही थी, वो खिड़की से बाहर निकली। बुराक ने खिड़की के बाहर देखा तो शांजे जमीन की तरफ तेजी से गिर रही थी और कुछ ही लम्हों में उसका बदन नीचे जमीन पर बेजान पड़ा था। खून पूरी रोड पर फैल चुका था। इंतकाम की ये जंग खत्म हुई थी। बुराक लंगड़ाते हुए बाहर की तरफ लपका। फिर उसने महसूस किया कि उसके पाँव से निकलने वाले खून की वजह से फर्श पर निशान पड़ रहे थे। उसने मुराद के कमरे का रुख किया। कमरे में बैठकर उसने अपने जूते उतारे तो उस पर पाँव पर वाज़े चाकू का बड़ा सा निशान था। उसने अपनी शर्ट उतारी तो उधर भी पेट पर हल्का सा निशान था। अगर वो वक्त पर चाकू ना मोड़ता तो शांजे पूरा चाकू उसके अंदर घुसा चुकी होती। बुराक ने अपनी शर्ट फाड़ी और छोटा सा टुकड़ा अपने पाँव के गिर्द लपेटा ताकि खून रुक सके। फिर उसने शीशे में खुद को देखा। उसे इस वक्त अगर किसी चीज़ का अफसोस था तो बस पेट पर पड़ने वाले उस निशान का था। वो जिम का शौकीन था और इतनी मेहनत से जो उसने बॉडी बनाई थी, उस पर चाकू का निशान बुरा लग रहा था। अब मैं 1 हफ्ते तक जिम नहीं जा सकूंगा, उसे अफसोस हुआ था। बुराक ने मुराद की अलमारी खोली और एक शर्ट निकाल कर पहनने लगा। उसे इस वक्त मुराद की शिद्दत से याद आई थी। अगर वो यहाँ होता तो ये कभी ना पहनने देता उसे। आँख नम हुई थी, बहुत सी यादें ताज़ा हुई थी। मगर ये वक्त भागने का था। उसने जूते पहने, अपनी शर्ट हाथ में उठाई और लंगड़ाते हुए बाहर निकला। बाहर आकर उसने फर्श से अपना खून साफ किया और अपनी गन उठाते हुए बाहर की तरफ लपका। नीचे रोड पर शांजे की लाश को देखकर वो रुका था। उसका सारा खून रोड पर बह रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। काश मैं तुम्हें अपने हाथों से मार पाता, अब अफसोस हो रहा है मुझे। वो पुरइसरार तरीके से मुस्कुराया था। शांजे खुद वहाँ से नीचे गिरकर मरी थी। उसे शांजे के मरने का अफसोस नहीं था। उसे ये अफसोस था कि वो शांजे को अपने हाथों से नहीं मार पाया। वो वाकई एक जुनूनी इंसान था जिसे अपने दुश्मन पर ज़रा भी रहम नहीं आता था। शांजे को यहाँ छोड़कर वो अपनी गाड़ी में बैठा था। शाम के 6 बज रहे थे। एक बड़ी सी रोड पर सियाह रंग की लैम्बोर्गिनी अंधाधुंध चलती दिखाई दी। अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा एक नौजवान लड़का नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी। शर्ट के आधे बटन खुले थे और उसके एब्स वाज़े नजर आ रहे थे। रंगत साफ और सफ़ेद थी। वो वाकई ऐसा मर्द था जिसको देखकर लड़कियां भी खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। साथ ही सीट पर उसका मुलाजिम बैठा था। वो अपने छोटे साहब को नशे में धुत देखकर गाड़ी आहिस्ता करने का बोल रहा था। रोड पर एक लड़का खड़ा उस दूर से आती गाड़ी की वीडियो बना रहा था। आज उसकी वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स आने वाले थे। फुटपाथ पर एक औरत अपनी छोटी सी बेटी को लिए खड़ी थी। वो औरत काफ़ी जल्दी में लगती थी। रोड पर सिग्नल रेड हुआ तो उस वक्त सब गाड़ियों के रुकने का वक्त था। उस औरत ने जल्दी से अपनी बेटी को गोद में उठाया और रोड क्रॉस करने लगी। छोटे साहब गाड़ी रोकें, आगे सिग्नल रेड है, मुलाजिम ने बड़ी हिम्मत करके बोला था।
मगर उस बिगड़े हुए अमीरजादे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। औरत अभी रोड के बीच में ही पहुंची थी कि उसे तेज स्पीड से चलती हुई गाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने हाथ का इशारा कर रुकने का कहा, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। फिर वो रोड पर भागकर फुटपाथ की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इतने में वो गाड़ी उसे हिट हुई। वह अपनी बेटी समेत हवा में उड़ रही थी और जब वो वापस रोड पर आकर गिरी तो गाड़ी ने उसे अपने नीचे कुचलते हुए उसकी मौत को यकीनी बनाया। वह अमीरजादा अपनी मौज मस्ती में 2 लोगों की जान ले चुका था। उसने गाड़ी फिर भी नहीं रोकी और आगे की तरफ चलता गया। ये सब उस वीडियो बनाने वाले लड़के ने रिकॉर्ड कर लिया था। छोटे साहब, ये क्या किया आपने? मुलाजिम के होश उड़े थे। कितनी दफ़ा बोला है कि मुझे गाड़ी चलाते वक्त तंग मत किया करो, अब क्या हुआ है? वो लापरवाही से बोला और गुस्सा भी था। आपने एक औरत और उसके बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया है। उसे परेशानी के आलम में पसीने आ रहे थे। सो वॉट, दुनिया में रोज़ हज़ारों लोग मरते हैं, डैडी ये सब देख लेंगे, तुम मुझे छोटी छोटी बातें मत बताया करो। उसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वह इस वक्त अपने नशे में ड्राइविंग के मज़े ले रहा था। लैला सुल्तान सिया रंग का लॉन्ग कोट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए एक बड़े से मॉल में दाखिल हो रही थी। बाल हमेशा की तरह खुले छोड़ रखे थे। यही हाल शीला का था। सर पर एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी, जिसकी वजह से दोनों का आधा चेहरा ढका हुआ था। शुक्र है हम आज कहीं बाहर निकले, गोदाम में रह रहकर तो मैं पागल हो गई थी। शीला की खुशी का आज ठिकाना नहीं था। पागल तो तुम शुरू से ही हो, कोई नई बात करो। लैला ने उसे फौरन रियलिटी चेक दिया था। आज तुम जो मर्जी कह लो, मेरा मूड खराब नहीं होगा। शॉपिंग में उसकी जान बसती थी। मॉल लोगों से भरा हुआ था। वो दोनों बड़ी एहतियात से लोगों के बीच में से गुजर रही थी। शीला मॉल के एक एक दुकान में घुस रही थी और पागलों की तरह हर दूसरी चीज़ को खरीद रही थी। उस वक्त वो दोनों एक बड़ी सी डिज़ाइनर शॉप में खड़ी थी। हर तरफ काम से भरे हुए कपड़े लटक रहे थे। शीला ने एक सुर्ख रंग की काम से भरी हुई लंबी मैक्सी निकाली। शीशे के सामने खड़ी होकर वो उसे देखने लगी। ये क्यों ले रही हो? पास खड़ी लैला ने पूछा। बॉस उस दिन बता रहे थे कि हमारा अगला टारगेट रॉयल वेडिंग है, वही पहनूंगी ये। वो बड़ी खुशी से बता रही थी। शादी तुम्हारी हो रही है जो इतना काम वाला सूट पहन रही हो? उसने तंज किया था। थीम वेडिंग है यार, लड़कियाँ लंबी घेरों वाली फूली हुई फ्रॉक पहनेंगी और लड़के कोट पैंट। पूरे मुल्क में बस इस शादी की धूम है। मैं तो सबसे ज़्यादा तैयार होकर जाऊंगी। उसे अरसे बाद तैयार होने का मौका मिल रहा था। खुदा को मानो यार, लाल रंग दुल्हन पहनती हैं, कोई और कलर देख लो। वो उसकी अकल पर मातम करते हुए बोली थी। शीला ने मुंह बनाते हुए वो मैक्सी वापस रख दी। तुम भी अपने लिए कुछ ले लो, शादी में ये जींस पहन कर ना जाना। अब के शीला ने उसे तंज किया था। लैला कोई जवाब दिए बिना अपने लिए कुछ अच्छा सूट देखने लगी। फिर उसने सियाह रंग की पैरों तक आती फ्रॉक निकाली। वो बिल्कुल सादी सी थी। पूरे बाजू की फ्रॉक लग रही थी जो काफ़ी फूली हुई थी। वो किसी फेरी टेल की वाइब्स दे रही थी। मैं ये ले रही हूँ। लैला को ये सादी सी प्रॉम अच्छी लगी थी। इतनी सादी सी? शीला को वो कुछ खास नहीं लगी थी। हाँ तो हम उधर चोरी करने जा रहे हैं, ना कि नाचने। वो सीधी बात करती थी। शीला ने लैला को उसके हाल पर छोड़ते हुए खुद के लिए फिर से काम से भरी हुई फ्रॉम उठा ली थी। पुलिस की नाकाबंदी सड़क पर लगाई गई थी। नाकाबंदी के अंदर मिना कुछ पुलिस वालों के साथ खड़ी थी। उसने लॉन्ग कोट के साथ ड्रेस पैंट पहन रखी थी। बालों की ऊंची पौनी बनाई हुई थी। रोड पर उस औरत की हालत देखने के काबिल भी नहीं थी। हड्डियों का चूरा बन चुका था। नाकाबंदी के बाहर उसका शौहर खड़ा पागलों की तरह रो रहा था। मुझे फ़ौरन इस सड़क की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, मिन्हा ने हुक्म दिया। यस मैम। एक पुलिस वाला सर हिलाता हुआ अपने काम पर लग गया। तभी नाकाबंदी के अंदर वो आता दिखाई दिया। आज वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मिन्हा ने उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ मेरे स्पाइडरमैन को? मैं स्पाइडरमैन? वो हैरत से बोला। हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल स्पाइडरमैन वाली है। हर दूसरे दिन दीवारों पर और छतों पर लटके होते हो। आज कौन सी दीवार पर चढ़ते हुए नीचे गिरे थे? उसने बुराक के लंगड़ाते हुए देखकर कहा था। अल्लाह जी, बस हरकतें स्पाइडरमैन वाली हैं, किस्मत स्पाइडरमैन वाली जैसी न देना। वह दुआ के लिए हाथ उठाकर मासूम से लहजे में बोला था। तुम ना उल्टे काम छोड़ना मत। ज़रूर तुम किसी दीवार से गिरे हो और अब इज्जत रखने के लिए बता नहीं रहे। उसने बुराक का मजाक उड़ाया था। मैं दीवार से नहीं गिर सकता, उस काम में मैं काफ़ी माहिर हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ की थी। तुम्हें पता है शानजे अपने फ्लैट से नीचे गिरकर मर गई है और उसके हाथ में चाकू भी था जो उसके पेट में मारा गया था। मीना को ये सब पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था। बात करते करते वो थोड़ा उलझी थी। हाँ मुझे पता है, उसने इधर उधर देखते हुए बोला। बुराक कहीं तुमने तो नहीं मारा? मीना को शौक लगा था। काश मैंने उसे मारा होता, लेकिन उसके इंतकाम की आग ने उसे मारा है। मिन्हा ने बुराक की आंख पढ़ने की कोशिश की। क्या वो सच कह रहा था? बुराक को उसकी बात का अंदाजा हो चुका था कि मिन्हा उस पर शक कर रही है। उसने अपना फ़ोन निकाला और कल रात की अपनी और शानजे की फ़ोन की रिकॉर्डिंग उसे सुनाई, जिसमें वो साफ साफ मुराद को कत्ल का इकरार कर रही थी। हाँ, कल रात मैं उसे मारने गया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। वो मिन्हा को सफाई पेश कर रहा था और मैं कैसे यकीन करूँ?
बुराक, मुझे पूरी बात बताओ। मीना ने जानने चाहती थी कि वो सच बोल रहा है या झूठ। कल रात जब मैं उसे मारने गया था तो उसने उल्टा मुझ पर कातिलाना हमला कर दिया था। पहले उसने मेरे पाँव पर चाकू मारा, फिर उसने मुझे चाकू मेरे पेट पर मारने की कोशिश की, और फिर वो रुका था। मीना मुसलसल उसकी आंखें देख रही थी। अब तक की सारी कहानी सच लग रही थी। मैंने चाकू का रुख मोड़ा, वो सीधा उसके पेट में घुस गया। ये सब सेल्फ डिफेंस में आता है। कानूनी और शारीरिक दोनों तौर पर मुझे अपने दिफा का हक हासिल है। अगर मैं चाकू न मोड़ता तो मेरी जान चली जाती। वो सच कह रहा था। सेल्फ डिफेंस के तौर पर कोई कानून उसे सजा नहीं दे सकता था। वो नीचे कैसे गिरी? मीना को अगला सवाल यही था। बुराक ने गहरा सांस लिया। ये लड़की कितना शक करती थी। मैं खिड़की में खड़ा देख रहा था कि गली में कोई है या नहीं। इतने में पता नहीं वो कैसे उठी और चाकू लेकर मेरी तरफ भागी। मैं खिड़की से साइड हो गया। वो खुद को नहीं रोक पाई और सीधा नीचे जाकर गिरी। उसने बड़ी आराम से ये सब बोला था। उसके लहजे में कहीं भी घबराहट नहीं थी, ना ही वो नजर चुरा रहा था, जो कि आमतौर पर झूठे लोग करते हैं। बुराक ने मीना की आंखों में अपने लिए शक नहीं देख सकता था। आपको मुझ पर यकीन है या नहीं? उसने बड़े मान से पूछा था। बात यकीन की नहीं है बुराक। शांजी की मौत पर सबसे पहला शक तुम पर जाता है, उसने आराम से बोला था। उसकी मौत का शक किसी पर नहीं जाता, क्योंकि उसने खुद वसीयत की थी कि मेरी मौत जैसे भी हो उसका जिम्मेदार सिर्फ मुराद होगा। अब मुराद तो जिंदा है नहीं, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? बुराक ने उसे सब हकीकत बताई थी। ये सब मैं जानती हूँ। पुलिस ने ये केस चलने से पहले ही बंद कर दिया था। फिर भी आपने मुझ पर शक किया? वो मीना की तरफ देखकर बोला। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम जुनून में अपने आप से बाहर हो जाते हो। बड़ा जानने लगी है मुझे। खैर तो है, मासूम से लहजे में जवाब आया था। इस केस पर बात कर लें, मासूम आदमी। मीना ने मासूम उसे तंज में बोला था। मैं कुछ भी कर लूँ, रहूँगा मैं मासूम ही। अब बिना वजह मुझ पर शक करती हैं। मीना ने हद है वाले अंदाज में सर हिलाया। अभी वो दोनों कोई और भी बात करते हैं कि इतने में एक पुलिस वाला उनके पास आया। इस रोड की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई हैं। और ये सुनकर मीना का पारा हाई हुआ था। क्या बकवास है? आखिर गाड़ी कौन सी थी ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो तब कर बोली थी। किसी बड़े बंदे का हाथ लगता है इसमें, वरना ऐसे ही पूरे रोड की सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं हो सकती। बुराक ने अपना तेज दिमाग इस्तेमाल किया था। मीना गहरी सोच में गुम थी। आखिर क्या किया जाए? एक और पुलिस वाला भागता हुआ उनके पास आया। मैम, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। उसका कहना है कि उसके पास इस एक्सीडेंट की पूरी वीडियो है। ये सुनते ही मीना लड़के के से मिलने भागी। बुराक खुद को संभालते हुए उसके पीछे चला था। मीना उस लड़के के पास खड़ी थी और मोबाइल से पूरी वीडियो देख रही थी। उसने गाड़ी का नंबर नोट किया और उसे आगे अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दिया था। वो लड़का ये वीडियो पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा चुका था और लाखों लोगों ने ये वीडियो देख ली थी, लेकिन किसी को पता चल नहीं रहा था कि आखिर अंदर कौन बैठा है। थोड़ी ही देर में मीना के पास ईमेल आई। ये गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करवाई गई थी। गाड़ी शाहनवाज साहब के बेटे हादी की थी। शाहनवाज इस शहर के बड़े बिजनेसमैन में शामिल होते थे। ऐसे किसी को रोड पर कुचलने की हिम्मत कोई अमीर बाप की औलाद ही कर सकती थी। ये तो शाहनवाज साहब के बेटे हादी की गाड़ी है। मीना ने रिपोर्ट पढ़कर साथ खड़े पुलिस वाले और बुराक को सुनाई थी, लेकिन वो भूल गई थी कि साथ में वो लड़का भी खड़ा था। उस लड़के ने फौरन उससे अपना फ़ोन वापस लिया और वहाँ से भागा। थोड़ी देर बाद ही उसने हर सोशल मीडिया पर यह बात फैला दी थी कि ये एक्सीडेंट किसने किया था। मैम, ये केस हल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी कुछ ही देर में आपके ऊपर से ऑर्डर आएगा कि ये केस बंद कर दें। एक पुलिस वाले ने अपने सिस्टम की अक्कासी की थी। मैं ये केस किसी हालत में नहीं छोड़ूंगी। इस अमीरजादे की वजह से 2 जाने गई हैं, वो भी जीत की पक्की थी। आप चले मेरे साथ, हम आगे केस पर डिस्कस करते हैं। बुराक ने उसे वहाँ से चलने का इशारा किया। मीना बुराक के साथ साथ आगे चलने लगी। लैला और शीला अपने हाथों में ढेर सारे शॉपर उठाए फूड कोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। वो दोनों अपनी बातों में मगन थी, बिना आगे देखे चल रही थी। सामने से एक आदमी उनके करीब आ रहा था। वो भी अपने फ़ोन पर मगन था। बेध्यानी में लैला और उस आदमी की टक्कर हुई थी। लैला के चश्मे दूर जाकर गिरे थे और वो आदमी ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया था। माफ़ करना बेटा, आदमी बड़ी नरमी से बोला था और ये आवाज़ सुनकर लैला जैसे शौक लगा था। वो आदमी ज़मीन से उठा और उन दोनों की तरफ देखा। कुछ लम्हों के लिए वो दोनों ही हरकत करना भूल गए थे। लैला की आंख में ढेरों शिकवे थे। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? साथ साथ ने शर्म से आंखें बंद की थी और पूछा था। ये वही बच्ची थी जिसको वो नौरान में यूं ही तन्हा छोड़कर आए थे। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, लैला ने एक साथ लहजे में बोला था। माजी की बुरी यादें और तकलीफें उसकी आंखों के आगे फिल्म की तरह चल रही थी। एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो मिन्नत कर रहे थे। लैला ने आंखें मूंद ली। आप दोनों बात करें, मैं ये पास वाली दुकान से होकर आती हूँ। शीला ने खुद को वहाँ गैर अहम समझा था। उसके जाते ही लैला ने साथ साहब को फूड कोर्ट की तरफ चलने का इशारा किया। ना जाने क्यों, मगर वो उनकी बात सुनना चाहती थी।
वो दोनों आमने सामने बैठे थे। लैला खामोश थी और साद साहब शर्मिंदा थे। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ़ करो। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मेरा गुनाह माफ़ किया जाए। उनके दिल पर बहुत बड़ा बोझ था अपने गुनाहों का। लैला खामोश रही, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची के लिए इस दुनिया में अकेले रहना कितना मुश्किल है। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ हुई ज़्यादती को कम नहीं कर सकता। उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। लैला ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया। आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितनी मारें खाई हैं, कितनी तकलीफ़ों से मुझे गुजरना पड़ा है। आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। वो शिकवा कर रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैंने हमेशा तुम्हारे हक पर महरूम रखा है, लेकिन अब और नहीं। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब साथ छोड़ जाए। तुम्हारी चाची तो फातिमा के मौत के बाद पागल हो गई है। वो दीवारों में अपना सर मारती है, अंधेरे में चीखती है, चिल्लाती है। लैला को उनके लिए अफसोस हुआ था। उसकी चाची के साथ कर्मा हुआ था। मैं एक यतीम की मजीद हक तलफी नहीं कर सकता। सुल्तान भाई ने तुम्हारे पैदा होते ही सारी प्रॉपर्टी और घर वगैरह तुम्हारे नाम कर दिया था और मेरे पास तुम्हारा अमानत है। तुम जब चाहो मुझसे अपना हक ले सकती हो। वो अपने गुनाहों का बोझ कम करना चाहते थे। कौन सा हक? आपको मेरे हक तब याद नहीं आए जब मैं स्टोर रूम में चीखती थी, मिन्नत करती थी मुझे बाहर निकालें। मैं पूरा पूरा दिन भूखा रहती थी। चची जान मुझे मारती थी, तब आप कभी मेरे हक में नहीं बोले। असल ज्यादती आपने की है मेरे साथ। मैं तो आपके भाई का खून थी। उन अनजान पहाड़ों के बीच मुझे तन्हा छोड़ते हुए आपको ज़रा भी रहम नहीं आया। उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ आप कुछ नहीं जानते। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे वो बनना पड़ा जो कभी मैं बनना नहीं चाहती थी। अब क्या वो बरसी थी? चोरी वो कोई शौक से नहीं करती थी, वो ऐसा करने पर मजबूर कर दी गई थी। साद साहब ने नजरें झुका ली थी। मैं हर गुनाह हर ज्यादती को मानने के लिए तैयार हूँ, मगर खुदा के नाम पर मुझसे अपना हक ले लो। मुझे सुल्तान भाई के सामने थोड़ा मुँह दिखाने के काबिल छोड़ दो। वो सिर्फ गुजारिश करते सकते थे। लैला ने थोड़ा सा सोचना शुरू किया। मेरा जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। वो थोड़ा उलझी हुई थी। क्या उसे अपना हक लेना चाहिए? आज तक उसने अपना हक सिर्फ छीना था, लेकिन आज पहली बार उसे अपना हक मिल रहा था। अभी वो दोनों कोई और बात करते कि लैला की नज़र सामने वाले टेबल पर पड़ी। बुराक गाड़ी चला रहा था और साथ मीना बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। मीना का फ़ोन बजा था। यस सर, उसने फ़ोन उठाते हुए इज्जत से बोला था। आगे से कुछ कहा गया था? मगर सर मैं ऐसे कैसे केस छोड़ दूं? आधा केस हल हो चुका है, बस हादी को पकड़ना बाकी है। वो थोड़ा हैरान हुई थी। समझने की कोशिश करो, शाहनवाज साहब की पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमारे मुल्क में उनका बहुत बड़ा नाम है। आधा पाकिस्तान तो उनका मकरूज है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका नाम कितना बड़ा है, मुझे सिर्फ केस फ़र्क पड़ता है और मैं केस हल करके रहूँगी। उसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? बुराक ने उसके बिगड़ते मूड को देखा। वही जो होना था। बड़े आदमी का नाम सुनते ही इनके गुनाहों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस मुल्क में क्या होता है। आप ये केस नहीं छोड़ेंगी, मैं आपके साथ हूँ। उसने मिन्हा को तसल्ली दी थी। मिन्हा अपना केस कभी नहीं छोड़ती, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। वो अपने काम पर अटल थी। फिर उसने लैपटॉप पर लाइव न्यूज़ चैनल निकाला। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ कुछ इस तरह थी। नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि आज शाम के वक्त मशहूर बिजनेसमैन शाहनवाज शाह के बेटे हादी शाह की गाड़ी के नीचे आकर दो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। पुलिस अब तक हादी शाह को पकड़ने में नाकाम रही। क्या इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिलेगा या पहले की तरह सबको खामोश करवा दिया जाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ में हादी की तस्वीर लगाई गई थी और वो वीडियो भी चलाई गई थी जिसमें साफ पता चल रहा था कि हादी ही एक्सीडेंट कर रहा है। इतने सबूतों के बाद भी हमारा सिस्टम हमें खामोश करने का इशारा कर रहा है। मीना को अफसोस हुआ था। सबके सब इन अमीरजादों के पालतू कुत्ते बने हुए हैं जो अपने मालिक के हाँ में हाँ मिलाते हैं। बुराक ने उसका साथ दिया था। मीना ने सोशल मीडिया खोला तो हर तरफ बस हादी और उसके केस की बात हो रही थी। बहुत सारी आवाम इस औरत के हक में आवाज़ उठा रही थी, तो वहीं बहुत सारी लोग हादी की हिमायत भी में बोल रहे थे। ये इतना प्यारा है, इसे जेल में नहीं जाना चाहिए। मीना ने एक लड़की का ट्वीट पढ़ा था। कौन है ये लोग? मीना ने अपना सर पीटा था। कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है इंसान से। मेरी मकतूल के शोहर से गुजारिश है कि वो मेरे हादी को माफ़ कर दें। अगला ट्वीट कुछ इस तरह था। यह भी किसी लड़की की तरफ से किया गया था। ऐसे बेशुमार ट्वीट किए गए थे और सबके सब कम उम्र लड़कियों की तरफ से किए गए थे। कुछ ने तो बाकायदा हादी के हक में कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। हमारी आवाम जाहिल की जाहिल ही रहेगी, बुराक ने तंज किया था। मतलब अगर वो प्यारा है तो उसे कत्ल करने की इजाज़त है? मीना को ऐसे लोगों की सोच पर अफसोस हुआ था। बुराक ने टेढ़ी नज़र करके हादी की तस्वीर देखी। इतना भी कोई प्यारा नहीं है, आंखें देखें टेढ़ी सी हैं। वो बुरा मान गया था।
बुराक, तुम अपनी आंखें टेढ़ी की हुई हैं, मीना ने उसे चिढ़ा रही थी। जो भी हो, ये कोई इतना हूर परा नहीं है जिस पर लड़कियां मर रही हैं। वो जल रहा था। ये परा क्या है? मीना को हंसी आई थी। परी का मुजक्कर परा। अब ये भी मैं पढ़ूँ आपको? मासूम से लहजे में वो बोल रहा था। ये सुनकर मीना की हंसी नहीं रुक रही थी। उनका घर आ चुका था। बुराक ने गाड़ी रोक दी। लैला के सामने वाली टेबल पर एक फैमिली बैठी थी। उनके साथ एक 11 साल बच्ची खड़ी थी। उनके टेबल पर 3 कुर्सियां खाली थी, लेकिन उस बच्ची को वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो पूरी फैमिली को मज़े से बर्गर खाते हुए हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। अगर अपने साथ बैठाकर खिला नहीं सकते तो अपने साथ मुलाजमीन को साथ लाते ही क्यों हैं? क्या इन लोगों के दिल में खुदा का खौफ नहीं है? उस मासूम बच्ची को ऐसा खड़ा देखकर लैला को अपना आप दिखाई दिया। वो फौरन अपनी जगह से उठी और उस बच्ची की तरफ बढ़ी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? उसने बच्ची की तरफ बड़े आराम से बात की थी। बच्ची काफ़ी डरी और सहमी हुई लगती थी। उसके जिस्म पर जगह जगह पर मारपीट के निशान थे। उसने अपने मालिकों की तरफ देखा। ओ बीबी, तुम कौन हो? ये हमारी मुलाजमा है। औरत बड़े गुस्से में लैला की तरफ बोल रही थी। मुलाजमा ही है ना कोई मंडी से खरीदा हुआ जानवर जिसे जहाँ चाह उठाकर खड़ा कर दिया। वो आगे से बरसी थी। तुम हो कौन हमारे मामले में बोलने वाली? औरत अपनी कुर्सी से उठी थी। मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों का इलाज करना। वो भी लैला सुल्तान थी। औरत गुस्से में बेकाबू हो गई थी। पूरा फूड कॉर्नर उन दोनों को देख रहा था। तेरी इतनी हिम्मत? उस औरत ने लैला की तरफ हाथ उठाया था। लैला ने उसका हाथ पकड़ा था। उसे उस औरत में अपनी मालकिन दिखाई दी थी। वो पहली वाली लैला नहीं थी जो मार खा लेती। उस औरत का उसने हाथ पकड़कर मोड़ा था। वो औरत पूरा घूमी थी। लैला में इतनी जान होगी उस औरत का अंदाज़ा नहीं था। अपने आप पर हाथ उठने वाला हर हाथ लैला सुल्तान काट देती है, उसने औरत के कान में बोला था। एक आदमी खड़ा वीडियो बना रहा था। पीछे से शीला ने फौरन उसका फ़ोन खींचा था। उसके फ़ोन से फ़ोटो डिलीट की थी। वो औरत दर्द से करा रही थी और उसका शोहर लैला से उसके छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मेरा बाजू छोड़, वो दर्द से चिल्लाई थी। पहले इस बच्ची पर की गई ज़्यादती की माफ़ी मांग, फिर छोड़ूंगी तेरा बाजू। लैला ने पहले शर्त रखी थी। औरत पहले तो अपनी अना में आई। इतने लोगों के सामने वो इस बच्ची से कैसे माफ़ी मांगती? लैला ने उसका बाजू और ज़ोर से पकड़ा। अब कि उसे लगा था उसका बाजू अलग हो जाएगा। मैं माफ़ी मांगती हूँ आमना बेटा। उस औरत ने अपनी जान बचाने के लिए माफ़ी मांगी थी। कितने अरसे से काम कर रही है तुम्हारे पास? लैला ने सवाल किया था। 1 साल से, जवाब उसके शोहर ने दिया था। तो 1 साल की जितनी तनख्वाह बनती है उस बच्ची के हाथ में रखो, लैला ने अगला हुक्म दिया था। उस आदमी ने थोड़ा सोचने का वक्त लिया। लैला ने उसकी बीवी की गर्दन पर दबोची थी। लोग तमाशा देख रहे थे। मैं दे रहा हूँ। आदमी ने डरते हुए अपना वॉलेट निकाला। चंद 1000 रुपये निकालकर उस बच्ची के हाथ पर रखे। लैला ने झट से उसका हाथ छोड़ा। वो अपना सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। लैला ने उस बच्ची की तरफ देखा। वो अपनी मालकिन को इस हालत में देखकर खुश हो रही थी। अगली बार अगर कोई तुम्हारा हक खाने की कोशिश करे तो तुमने उसका ऐसा ही हाल करना है, या कोई तुम्हारा हक नहीं देगा। तुम्हें अपना हक छीनना पड़ेगा। लैला ने नरमी से उसे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखाया था। वो वापस मुड़ी तो उसके पीछे ही साथ साथ खड़े थे। उसके दिमाग में कुछ आया। क्या आप अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं? लैला ने खुद उनको देखकर सवाल किया था। हाँ, मैं तुम्हारा हक देकर बात मुकम्मल नहीं हुई थी। आप इस बच्ची की अच्छी सी परवरिश करेंगे, इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालेंगे। सिर्फ यही एक तरीका है अपनी गलती ठीक करने का। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके हर ज़्यादती के लिए माफ़ कर दूँगी। उसके लिए वो सब कुछ माफ़ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो एक और लैला सुल्तान को जन्म होते नहीं देख सकती थी। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी। साद साहब ने बच्ची का हाथ पकड़ा। अब से वो उनकी जिम्मेदारी थी। आप एक लैला सुल्तान की ज़िंदगी बर्बाद होने से तो नहीं बचा पाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक और लैला सुल्तान की बर्बाद न हो सके ज़िंदगी। उसने एक दर्द भरे लहजे में साद साहब से बोला था। फिर वो वापस मुड़ी। साद साहब में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोके। लैला सुल्तान दिल की बहुत अच्छी थी, बस वक्त और हालात ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। बड़े से लॉन में शाहनवाज टहल रहे थे। आज शाम जो कुछ हुआ था उसके बाद पूरा मीडिया उन पर थू थू कर रहा था। वो निहायत गुस्से में थे। हादी सर झुकाए उनके सामने खड़ा था। कितनी बार बोला है कि खुद पर काबू कर रखा करो। तुम्हारी वजह से मेरी 30 सालों की कमाई गई इज्जत खाक में मिल गई। वो हादी पर गुस्सा कर रहे थे। हादी खामोश खड़ा था। पूरा मीडिया मेरे बारे में बोल रहा है, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, शाहनवाज ने गुस्से से चिल्लाया था। डेढ़ चंद पैसों की ही तो बात है, इनकी जेब में पैसे भर दें, पूरा मीडिया खामोश हो जाएगा। उसे अपने पैसे का बहुत रौब था। किस किस को पैसे दूं? लाखों लोग तुम्हारे खिलाफ कैंपेन बना कर बैठे हैं। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। दिल तो चाह रहा है कि
ان کا भारी हाथ हादी पर उठने ही वाला था कि वो रुक गए। इकलौते बेटे को मुलाजिमों के सामने मारता तो क्या इज्जत रह जाएगी। अशरफ, तुम हादी को गांव की पुरानी वाली हवेली में ले जाओ। जब यहाँ का मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाना। उन्होंने अपने खास मुलाजिम को हुक्म दिया था। डैड, मैं नहीं जा रहा गाँव में रहने, आप मुझे इंग्लैंड भेज दें। हादी मौके की नज़ाकत को समझ ही नहीं रहा था। तुम अपनी बकवास बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। शाहनवाज ने उसे चुप करवाया था। ये सुनकर हादी गुस्से से वहाँ से चला गया। अशरफ उसके पीछे पीछे गया था। उनके जाने के बाद शाहनवाज ने किसी को कॉल मिलाई थी। मीर साहब, क्या हाल है? शाहनवाज ने बड़े आराम से बात की थी। बस हालात बहुत तंग हो गए हैं सर, क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है। दूसरी तरफ से बातों ही बातों में पैसे की डिमांड कर दी गई थी। 10 लाख का चेक तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और बताओ क्या चाहिए। वो पहले ही समझ चुका था कि सारी गेम पैसे की थी। आप हुक्म करें सर, बस मुझ गरीब से क्या काम है, वो बड़े जोश से बोला था। हादी वाले केस को हेड कौन कर रहा है? वो सीधे बात पर आए थे। इंस्पेक्टर मिन्हा, मैंने तो फ़ोन करके फ़ौरन केस बंद करने को बोला था, मगर वो नहीं मान रही, बड़ी ज़िद्दी है। वो अपनी सफाई दे रहा था। मुझे उसका नंबर भेजो, जब पैसे का लालच मिलेगा तो खुद ही केस बंद करेगी। उन्होंने तंज किया था। दूसरी तरफ से ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया था। मिन्हा अभी अपने कमरे में पहुंची थी। इस हफ्ते की रात को नूर का निकाह फाइनल किया गया था। उसे अभी बहुत सारे काम करने थे और ऊपर से ये केस भी हल करना था। वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। उसका फ़ोन बजा। कॉल हुमायूं की थी। अभी मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी, उसने बड़े आराम से बोला था। ये हादी वाले केस का क्या चक्कर है? पूरा सोशल मीडिया पागल हो गया है, वो कॉफ़ी पीते हुए बोला था। हाँ, बहुत हाई प्रोफाइल केस है। शाहनवाज का कहना है कि उनका बेटा पिछले 2 दिन से मुल्क में ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस औरत की फैमिली को पैसे देने के लिए राजी है। फिर वो खिड़की की तरफ झांकी और फिर खिड़की की तरफ आकर उसने साथ वाले अपार्टमेंट की तरफ झांका, मगर वो वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। रिटाई की हद तो देखो, पहले सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी, फिर अपने बेटे को बाहर भेज दिया, और फिर उसने उस वीडियो को भी झूठा बोल रहा है, जैसे हम तो 2 साल का दूध पीते बच्चे हैं ना, जिन्हें कुछ नहीं पता। वो उसे सब बता रही थी। तुम ये केस छोड़ दो। हुमायूं ने उसकी बातें नज़रअंदाज करते हुए उसे मशवरा दिया था, और मिन्हा को हैरानी हुई थी, बहुत हैरानी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं इंस्पेक्टर मिन्हा हूँ, किसी के आगे मेरी जूती भी न झुके। वो अपनी जिद की पक्की थी। तुम शाहनवाज को नहीं जानती, वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देगा। बात को समझो मिन्हा, तुम उनसे नहीं लड़ सकती। वो उसे समझा रहा था। आवाम मेरे साथ है, तुम मेरे साथ हो। और बुराक का नाम पूरा नहीं हुआ था कि हुमायूं ने उसकी बात काटी। मैं इस सब में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। शाहनवाज के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। हुमायूं ने उसे साफ इनकार किया था। कौन से एहसान? कहीं तुम भी उसके पालतू कुत्तों में से एक तो नहीं हो? मिना को हैरत हुई थी, क्या हुमायूं भी रिश्वतखोर था? मिना, आजकल के ज़माने में पैसा किसे बुरा लगता है? शाहनवाज तुम्हें भी कॉल करके पैसे की ऑफ़र करेगा। तुम जितने मर्जी पैसे मांग लेना, बस केस बंद कर दो। शाहनवाज ने पहला बंदा अपना उसकी तरफ भेजा था। उसे हुमायूं से इस सब की उम्मीद नहीं थी। मुझे अफसोस हो रहा है कि इतने सालों में न तुम मुझे जान पाए और न मैं तुम्हें जान पाई। मिना अपने ज़मीर को सौदा करने वालों में से नहीं है। मैं हक और सच का साथ दूंगी, चाहे मुझे बर्बाद ही क्यों ना होना पड़े। जब मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ईमान वालों, खुदा से डरो और सच्चों के साथ रहो, तो मैं अपने रब का हुक्म कैसे न मानूं? वो उसे साफ साफ और खड़ी खड़ी सुना रही थी। तुम वाकई एक ज़िद्दी और अनापरस्त लड़की हो, जिसे सिर्फ अपनी अना प्यारी है। सच का सामना करके हुमायूं के तन बदन में आग लगी थी। ज़िद है तो ज़िद ही सही, मगर मैं सिर्फ अपने रब से डरती हूँ, तुम जैसों की तरह नहीं कि किसी इंसान की जी हुजूरी करती रहूँ। और आइंदा मुझसे रब्ता रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मिना तुम्हारे लिए मर गई। वो ऐसी ही थी, एक लम्हा नहीं लगाती थी रिश्ता ख़त्म करने में। हुमायूं ने अपना सर पकड़ लिया। इस सब में उसने मिन्हा को बेवजह खो दिया था, लेकिन हमेशा की तरह वो मिन्हा को मना लेगा। क्या वाकई? तुमने अपना हक क्यों नहीं लिया? शीला ने कमरे में घुसते ही सवाल किया था। पता नहीं, उसे वाकई समझ नहीं आया था। तुम अपने बाप की प्रॉपर्टी बेचकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। ज़िंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है, या शायद ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारी ज़्यादती का इजारा कर रही है। शीला ने उसके साथ बैठकर उसे समझाया था। एकदम से सब इतना अच्छा क्यों हो रहा है? मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई, मुझे मेरी पसंद का, मेरी इज्जत करने वाला मर्द मिल गया, और अब मेरा हक मिल रहा है। कुछ तो गलत है इस सब में। सब एकदम अच्छा हो गया था। इसकी ज़िंदगी परफेक्ट होने लगी थी। उफ मेरे अल्लाह, कुछ गलत नहीं है। तुम फजूल में मनफी सोच रही हो। खुद को मुस्बत सोचने की कोशिश करो। ज़िंदगी तुम पर मेहरबान हो रही है मेरी दोस्त। वो लैला को बच्चे की तरह समझा रही थी। मुझे इस सब की आदत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। परफेक्ट चीज़ें मुझे रास नहीं आती। आसान नहीं होता सब तलखियों को भूलकर आगे बढ़ना। लैला मेरी जान, यही तो ज़िंदगी है। कभी हमें सब कुछ मिल जाता है और कभी सब कुछ छिन जाता है। ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। हमें
बस हर हालात में सब्र करना होता है। तुम्हारा माजी दर्दनाक था तो मुस्तकबिल अच्छा होगा। अब अपने कल का सोचकर अपना आज मत खराब करो। जिंदगी जो दे रही है उसे खुशी से अपनाओ। लैला ने उसकी तरफ देखा। वो आज काफ़ी समझदार लग रही थी। जिंदगी इतनी परफेक्ट लगने लगी है कि मुझे सब कुछ छिन जाने का डर लग रहा है। पता है शीला, पहले मैं बिल्कुल निडर थी, मुझे कोई चीज़ खौफजदा नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे डर रहता है कि कहीं मैं अपने प्यारों को खो ना दूँ। इस डर और खौफ की वजह से ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है। उसे ज़िंदगी ने पहली बार इतने मुखलिस लोग दिए थे और अब वो इनसिक्योर हो रही थी। एक अजीब सा खौफ उसके दिल में बैठ गया था। ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, समझौते और सब्र करके उसे आसान बनाना पड़ता है। हाँ हाँ, समझ गई हूँ मैं तुम्हारी बात, अब और लेक्चर नहीं सुनाना मुझे। जब मैं चली जाऊंगी ना तो तुम मेरी इन्हीं बातों को याद करोगी। शीला ने उसे खबरदार किया था। क्यों, तुम किधर जा रही हो? लैला को जैसा करंट लगा था। मैंने कल रात अहमद से बात की थी, वो कह रहा है कि ये चोरी हमारी आखिरी चोरी होगी, फिर हम किसी नए मुल्क जाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। शीला बहुत खुश थी। और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? लैला को गुस्सा आया था। यार, कल से मौका ही नहीं मिला। वो अब अपनी सफाई दे रही थी। जाओ निकलो यहाँ से, मैं नहीं करती तुमसे बात। लैला ने मुंह मोड़ लिया था। शीला अब उसे मनाने में लग गई थी। शाम का वक्त था। लॉन में मिन्हा और बुराक सोनिया बेगम के साथ बैठे हुए थे। आंटी, आपने फिक्र ही नहीं करनी, शादी के सारे इंतजामात मैं खुद देख लूँगा। बुराक सोनिया बेगम के साथ बैठा चाय पी रहा था। बस मिन्हा पर बड़ी जिम्मेदारी है, तुम इसकी मदद करना बेटा, वो बड़े मान से बोली थी। हाँ, तो मैंने और मिन्हा ने सब बुक कर लिया है, खाना भी डिसाइड हो गया है, अब बस शॉपिंग की रह गई है, वो नूर खुद ही कर लेगी। वो सोनिया बेगम को बता रहा था और सोनिया बेगम को तसल्ली हुई थी। चाय के कप खाली हो चुके थे। सोनिया बेगम चाय के कप को ट्रे में रखकर अंदर की तरफ लपकी थी। अब हम कुछ केस की बात कर लें। आज का दिन तो सारा शादी की तैयारी में ही निकल गया। मीना को केस हल करने की जल्दी थी। हादी अपने घर पर नहीं है और शाहनवाज ने जो हादी के इंग्लैंड के टिकट दिखाए थे वो फेक थे। हादी कोई 2 दिन पहले इंग्लैंड नहीं गया था। बुराक ने बोलना शुरू किया। उसके दोस्तों से मालूम हुआ है कि उस शाम वो उनके साथ था। हादी ने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था। फिर नशे की हालत में उसने ड्राइविंग करने की जिद की थी। उसके मुलाजिम ने उसे ड्राइविंग करने से रोकने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुका। बुराक ने उसे सारी रिपोर्ट दी। तुम्हारे कहने के मुताबिक उस गाड़ी में वो अकेला नहीं था, उसका मुलाजिम भी उस वक्त साथ था। फिर उस मुलाजिम को पता करो, वो गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मीना ने उसे अगला टास्क दिया था। उसका मुलाजिम मर जाएगा मगर हादी के खिलाफ गवाही नहीं देगा। बुराक ने सच बताया था। जब हम उसकी कमजोरी पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे से गवाही देगा। मीना जानती थी कि सच कैसे निकलवाना है। मैं जानता हूँ आपको इस केस के सिलसिले में काफ़ी प्रेशराइज किया जाएगा, धमकियाँ मिलेंगी, लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी। वो उसे तसल्ली दे रहा था। चाहे जो भी हो जाए, आप ये केस बंद नहीं करेंगी। हमेशा की तरह मैं आपके साथ हूँ और आपको नुकसान पहुँचाने वाले को, हर शख्स को पहले मुझसे टकराना होगा। वो जानता था कि जब मीना केस नहीं बंद करेगी तो शाहनवाज दूसरे तरीके अपनाएगा। मीना ने उसकी आंखों में देखा। वो ये सब दिल से कह रहा था। बुराक उसके साथ था। मीना के लिए यही काफ़ी था। थैंक यू बुराक, मुझे अब तक हर शख्स ने ये केस छोड़ने का बोला था। तुम पूरी दुनिया में वाहिद शख्स हो जो मेरे साथ खड़ा है। उसे बुराक पर फख्र महसूस हुआ था। बुराक हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीना और बुराक के लिए ये हफ्ता काफ़ी मसरूफ साबित हुआ था। 2 दिन में ही पूरा सोशल मीडिया खामोश हो चुका था। एक मीना ही थी जो अकेली इस केस के पीछे लगी हुई थी। उसे पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। सब समझे थे कि वो खुद ही तंग आकर खुद छोड़ देगी, लेकिन मीना को सब गलत समझते थे। मीना ने शाहनवाज के हर एक घर पर छापा मरवाया था। हादी कहीं नहीं मिला था। अब बस एक हवेली बची थी, लेकिन इसकी ऑफिशियल हफ्ते इतवार की छुट्टी आ गई थी। वो इस हवेली की पीर वाले दिन जाएगी, उसने इरादा किया था। मीना ने शाहनवाज को इतना मजबूर कर दिया था कि वो खुद उसे बात करे। उसने मीना को कॉल मिलाई थी। मैं शाहनवाज बात कर रहा हूँ। मीना का फ़ोन उठाते ही साथ बोला था वो। जी जी शाहनवाज साहब, बताए क्या काम है मुझसे? वो बड़े आराम से बोली थी। मैं मकतूल को घर वालों को मुआवजा देने को तैयार हूँ, बस तुम केस बंद कर दो। वो सीधा बात पर आए थे। केस फिर भी होगा। नशे की हालत में ड्राइविंग करना कानूनी जुर्म है। वो अभी भी केस पर कायम थी। मैं उसको भी देख लूँगा, बस तुम ये केस छोड़ दो। बदले में जितनी भी रकम मांगोगी मैं दे दूँगा। उन्होंने रिश्वत की ऑफ़र की थी। हर किसी का ज़मीर बिकाऊ नहीं होता। मैं ये केस नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी बात पर कायम थी। तुम बहुत पछताओगी, मेरे एक फ़ोन से तुम्हारा करियर ख़राब हो सकता है। वो उसे धमकी दे रहा था। मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा, कम से कम मेरा ज़मीर पर कोई बोझ तो नहीं रहेगा। अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। उसने जवाब सीधे उसके मुंह पर मारा था। तुम इस जंग में हार जाओगी इंस्पेक्टर मिन्हा। वो थोड़े गुस्से में बोले थे। मैं जीतूँ या हारूँ, दोनों सूरतों में तुम्हारी हार पक्की है शाहनवाज।
वो भी आगे से गुर रही थी और इतना सुनकर शाहनवाज ने फ़ोन बंद कर दिया था। अब कुछ सख्त कदम उठाने की बारी थी। मीना को इस मुल्क के सिस्टम पर अफसोस हुआ था। यहाँ हर शख्स को खामोश कर दिया जाता था जो हक के साथ देता था। क्या ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पैसा बोलता था और हक की आवाज़ को दबा दिया जाता था? हफ्ते की रात। मीना का घर लाइट से सजाया हुआ था। हर तरफ मेहमान ही मेहमान थे। अचानक शादी का सुनकर सबको हैरानी हुई थी। आधा खान तो ये बात का शिकवा कर रहा था कि बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी क्यों की। बीजान और हुमायूं गैरों की तरह सीधा शादी हॉल में आए थे। बीजान अभी तक नाराज़ थी और हुमायूं मीना का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो शादी हॉल में आए और वो माफ़ी मांगे। बुराक गेट के अंदर से दाखिल हो रहा था। उसने सियाह रंग का शलवार कमीज़ पहन रखा था और ऊपर से ही सियाह रंग की वेस्ट कोट पहन रखी थी। कमीज़ की आस्तीन ऊपर चढ़ाई हुई थी। हाथ में घड़ी पहन रखी थी। बाल अच्छे से बनाए हुए थे। वो आज काफ़ी दिनों बाद तैयार हुआ था और बेहद हैंडसम लग रहा था। सोनिया बेगम भी तैयार होकर बुराक की तरफ बढ़ी थी। खाना मैं देख आया हूँ, सब अच्छे से पक रहा है। नूर को भी मैं पार्लर से हॉल छोड़कर आया हूँ, अभी उसका फ़ोटोशूट हो रहा है। बाकी हमजा से मेरी बात हो गई थी, वो लोग बस बारात लेकर निकलने वाले हैं। बुराक ने सोनिया बेगम को सब तफसील से बताया था। शुक्रिया बेटा, तुमने नूर को बिल्कुल अपनी बहन समझकर उसकी शादी की तैयारियां करवाई हैं, जबकि हमारे अपने रिश्तेदार मेहमानों की तरह हॉल में बैठे हैं। उनका इशारा हुमायूं की तरफ था। अरे कैसी बात कर दी आपने, आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। चले मैं आपको भी हॉल तक छोड़ दूँ? उसने अपने साथ चलने का इशारा किया था। नहीं बेटा, मैं आयशा की गाड़ी में चली जाऊंगी, तुम मिन्हा को लेकर आ जाना। मैडम कमरे में अभी खड़ी तैयार हो रही हैं। मैंने कहा भी था कि पार्लर से तैयार हो जाना, मगर मजाल है जो मेरी बात सुन ले। सोनिया बेगम को गुस्सा आया हुआ था। आप जाए, मैं देखता हूँ। उसने फौरन अंदर का रुख किया था। वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आखिर मिन्हा कैसी लग रही होगी, वो इसे देखने के लिए बेताब था। काम पूरा होना चाहिए। शाहनवाज किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जी बॉस, काम आज रात तक हो जाएगा। दूसरी तरफ से एक आदमी भारी आवाज़ में बोला, और ये बात राज रहनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया या इसके बारे में किसी को भी पता चला तो याद रखना, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। शाहनवाज ने धमकी दी थी। बेचारी मिन्हा ने सब इंतजाम खुद किए हैं। आपसे कहा भी था कि मुझे फुप्पो की तरफ जाने दें। हुमायूं बीजान से बात कर रहा था। उसने नीले रंग शलवार कमीज पहन रखा था। अकेले क्यों करती, वो ना है ना उसका पड़ोसी, उसने मदद करवाई होगी। काफ़ी अच्छा लड़का है। बीजान को बुराक अच्छा लगता था। कौन पड़ोसी? हुमायूं को हैरत हुई थी। मिन्हा के साथ ही काम करता है, बुराक का नाम है उसका। अकेला रहता है अपने अपार्टमेंट में। बीजान उसे सब बता रही थी। हुमायूं के दिमाग में ये नाम गूंजा था। उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना था, मगर कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। बुराक कमरे में दाखिल हुआ। मिन्हा शीशे के सामने खड़ी हुई थी। उसने लाइट पर्पल रंग का खुले घेरों वाला लहंगा और चोली पहन रखी थी। उसकी चोली लहंगे बेल्ट से नीचे तक थी। मिन्हा ने बाल नीचे से हल्के से कर्ल करके कमर पर खुले छोड़ रखे थे। हाथ में छोटा सा ब्रेसलेट पहना हुआ था और गले में हल्की सी चेन। वो ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती थी। मेकअप भी हल्का सा किया हुआ था और आंखों को काजल की ज़रूरत ही नहीं थी। बुराक दरवाजे पर पहुंचकर एक लम्हे के लिए ठहरा था। इतना खूबसूरत नज़ारा उसने आज तक नहीं देखा था। वो जैसे कोई हूर लग रही थी। बुराक का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मिन्हा ने शीशे के पीछे बुराक को खड़े देखा तो वो उसकी तरफ मुड़ी। अभी बुराक ने सिर्फ उसका साइड पोज देखकर नहीं संभला था कि वो उसकी तरफ मुँह करके खड़ी हुई थी। उसने मेकअप बिल्कुल हल्का सा किया हुआ था, लेकिन वो बला की हसीन लग रही थी। आखिर कौन उसको देखकर खुद पर काबू पा सकता था। वो बुराक की तरफ बढ़ रही थी। बुराक का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी ने उसे सिग्नल दिया। उसने हाथ ऊपर करके घड़ी को देखा। इतने में मिन्हा भी उसके पास आकर खड़ी हुई थी। दोनों की नज़रें घड़ी पर थी। घड़ी के मुताबिक बुराक की उस वक्त धड़कन नॉर्मल नहीं थी। वो बेकाबू हो रहा था। मिन्हा ने हल्का सा ब्लश किया। कैसी लग रही हूँ? उसने बुराक को देखकर पूछा। जन्नत की हूर लग रही हो। बुराक बस उसे देख रहा था। तुमने कहाँ देख ली जन्नत की हूर? मिन्हा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। देखी तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है वो बिल्कुल आप जैसी होगी। उसने मिन्हा की तारीफ की थी। वो 2 लम्हों के लिए खामोश रही। फिर एकदम उसे कुछ याद आया। हम लेट हो रहे हैं, बारात आ जाएगी। मिन्हा को फिक्र हुई थी। हाँ तो चले, मैं आपको ही लेने आया हूँ। बुराक मिन्हा से नजरें नहीं हटा पाया था। मेरी लिपस्टिक ही डिसाइड नहीं हो रही, इतनी बार बदल चुकी हूँ। उसे अब उलझन हो रही थी। फिर एकदम उसके दिमाग में कुछ आया। तुम इधर बैठो। उसने बुराक को बेड के सामने लगे सोफे पर बैठने का बोला। बुराक हुक्म मानते हुए बैठ गया। वो जल्दी से मेकअप बॉक्स लाई। उसमें 4-5 ही लिपस्टिक थी। उसने एक लिपस्टिक निकाली और बुराक को अपने होंठ आगे करने को कहा। आप क्या चाह रही हैं करना? मुझे आपके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। बुराक को समझ नहीं आई थी। फजूल ही बोलना तुम बस, उसने मुंह बनाते हुए बोला था। यार, मैंने अगर अब लिपस्टिक लगा कर देखा
और बदला तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक लगाकर चेक कर लेती हूँ, जो अच्छी लगेगी वही लगा लूँगी, वो बड़ी एक्साइटमेंट होकर बोली थी। माफ़ करें मुझे, मैं नहीं लगा रहा, तौबा तौबा, बुराक ने फ़ौरन इनकार किया था। जब मैं कह रही हूँ चुप करके बैठो तो चुप करके बैठो, बस 2 मिनट की बात है, फिर तुम उतार देना, मिन्हा बड़े मान से कह रही थी। उसने दोबारा लिपस्टिक उसकी तरफ बढ़ाई। मैं लड़का हूँ मिन्हा, उसने खुद को बचाने के लिए दलील दी थी, और अच्छे लड़के लड़कियों की बात मानते हैं, अब के उसने शान से बोला था। बुराक को खामोशी से बैठ गया। भला मिन्हा को वो कैसे इनकार कर दे। मिन्हा ने उसके होठों पर एक लिपस्टिक लगाई, फिर उसे पसंद नहीं आई, फिर उसने टिश्यू से होठ साफ किए। वो लिपस्टिक लगा रही थी और बुराक बस उसकी आंखों में गुम हो गया था। उसे कोई होश ही नहीं रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो वाकई जादूगरनी थी, उसे अपने शहर में ले लेती थी। मिन्हा ने तीसरी बार लिपस्टिक लगाई। ये वाला रंग उसे पसंद आया था। फिर उसने बुराक को टिश्यू दिया उसके होठ साफ करने के लिए, और खुद शीशे के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाने लगी। उसके बाद वो दोनों शादी हॉल के लिए निकल गए। शादी हॉल में पहुंचते ही वो दोनों अलग अलग हो गए। बुराक पीछे की तरफ खाने का हिसाब देखने और मिन्हा बारात के इस्तकबाल का इंतजाम देख रही थी। मयू मिन्हा को देखकर उसकी तरफ आया था, मगर वो उसे नज़रअंदाज करती हुई नूर के पास चली गई थी। थोड़ी देर बाद बारात आ गई थी और अब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। सब घर वाले इधर उधर मौजूद थे। निकाह की तकरीब शुरू हो चुकी थी। निकाह के फौरन बाद खाना लगना था। सोनिया बेगम ने हुमायूं को अपनी तरफ इशारा किया। पीछे देगे पक रही हैं, बुराक अपनी निगरानी में सब बनवा रहा है, उससे पूछो कि और कितना वक्त लगेगा खाने में। सोनिया के कहते ही वो फौरन पीछे की तरफ भागा था। दूसरी तरफ से बुराक पिछले दरवाजे से हॉल में दाखिल हो रहा था। खाना तैयार था, बस सोनिया बेगम से इजाज़त लेनी थी। हुमायूं पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो बुराक को देखकर हैरान हुआ था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जितना शौक हुमायूं को लगा था, उससे कहीं ज़्यादा बुराक को लगा था। हुमायूं उसकी हकीकत जानता था। अगर उसने मिन्हा को बता दिया तो क्या होगा। दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। ये हॉल का पिछला हिस्सा था, जो कि बिल्कुल खाली था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुमायूं ने गुस्से से सवाल किया था। मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? जवाब उल्टा दिया गया था। तुम जैसा जासूस यहाँ किसी की जासूसी करने आया होगा, उसने तंज किया था। और तुम जैसा रिश्वतखोर जो पैसे के लिए किसी को भी जेल में गैर कानूनी तरीके से बंद कर सकता है, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसने बुराक को आईना दिखाया था। हुमायूं को आईना दिखाया था। अपनी बकवास बंद करो, नूर मेरी कज़न है। और तुम मिन्हा के साथ कौन सी जॉब कर रहे हो? मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि मिन्हा से दूर रहो, वो धमकी दे रहा था। और तू अपनी जुबान से मिन्हा का नाम भी मत लेना, वरना बोलने के काबिल भी नहीं रहेगा। वो भी आगे से बरसा था। मैं उसका कज़न हूँ। और बात अधूरी रह गई थी। कज़न हो ना तो कज़न ही रहो, ज़्यादा भाई बनने की ज़रूरत नहीं है, उसने हुमायूं को उल्टा चढ़ाया था। अभी हुमायूं कोई जवाब देता कि पीछे से मिन्हा आती दिखाई दी। बुराक तुम इधर खड़े हो, जल्दी से मेरे साथ आओ, उसने हुमायूं को एक बार फिर से इग्नोर किया था। आप पहले आंटी से पूछ लें कि खाना लगवा दूं, वो जो अभी गुस्से में था बड़ी नरमी से बोला था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है मिन्हा। हुमायूं काफ़ी जल्दी में लगता था। मिन्हा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम कोई मुलाजिम नहीं हो, बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा हो। चलो आओ, फैमिली फ़ोटो बनवानी है, और अम्मी भी तुम्हारा पूछ रही हैं। खाना वेटर लेगा, उसने बुराक की तरफ देखकर बोला था। और बुराक ने फातिहाना निगाहों से हुमायूं को देखा था। आप चले, मैं बस वेटर को बता दूं खाने लगाने का, वो अब मिन्हा की तरफ देखकर बोला था। हुमायूं को यहाँ खुद का कबाब में हड्डी समझ रहा था। उसने मिन्हा का बाजू जोर से पकड़ा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तुम्हें इस शख्स के बारे में कुछ बताना है, उसने मिन्हा की तरफ गुस्से में देखकर बोला था। बुराक को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आंखों में शदीद गुस्सा उतर आया था। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उसका जुनून और गुस्सा बहुत बुरा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मेरा बाजू छोड़ो, उसने तपे हुए अंदाज में बोला था। हुमायूं ने उसका बाजू नहीं छोड़ा था। पहले मेरी बात सुनो, वो चिल्लाया था। मिन्हा ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया था। हुमायूं को शौक लगा था। मैंने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, वो चीखी थी। हुमायूं ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा चाहा। जब उन्होंने कहा कि उन्हें का बाजू छोड़ो, उन्हें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो समझ नहीं आ रहा? बुराक ने हुमायूं का गिरेबान पकड़ा था। उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हुमायूं ने भी बुराक का गिरेबान पकड़ा था। दोनों की आंखों में जुनून तारी था। बुराक हुमायूं को मुक्का मारने ही वाला था कि मिन्हा ने अपनी खामोशी तोड़ी। बुराक तुम मेरे साथ चलो, मैं नूर की शादी में कोई तमाशा नहीं चाहती, उसने बुराक की तरफ देखकर बोला था। मिन्हा को मान था कि बुराक उसकी बात नहीं टालेगा। बुराक ने हुमायूं को घूरते हुए छोड़ा। आज तो बच गया तू मेरा हाथ, आइंदा नहीं बचेगा, उसने हुमायूं के कान में बोला था। फिर वो मिन्हा के साथ अंदर की तरफ दाखिल हुआ। हुमायूं वहाँ गुस्से में खड़ा रह गया। बारात जा चुकी थी और सब मेहमान भी वापस जा रहे थे। बीजान की तबीयत खराब थी, इसलिए हुमायूं उन्हें लेकर पहले जा चुका था। सोनिया बेगम घर के लिए निकल रही थी। बुराक और मिन्हा को यहाँ खड़े थे। उन्हें सारा हिसाब किताब करना था।
मिना अपने बैग में आरामदेह पजामा और शर्ट रख कर लाई थी। वो इतने काम वाले कपड़ों की आदी नहीं थी, इसलिए बारात निकलते ही उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। बुराक के दिल में हुमायूं के देखकर एक खतरा लाहक हो गया था। उसे अब जल्द से जल्द अपने दिल की बात मिन्हा से करनी थी। थोड़ी देर बाद बुराक गाड़ी चला रहा था और मिन्हा साथ बैठी हुई थी। बुराक की गाड़ी मरगला के पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। मिन्हा थोड़ी हैरान हुई थी। किधर? उसने हैरानी से सवाल किया था। समथिंग स्पेशल, बुराक ने बड़े प्यार से बोला था। मिन्हा खामोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी मोनाल के बाहर रुकी। वहाँ आज कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसा लगता था पूरा मोनाल ही खाली था। बुराक को जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई थी। उसने मिन्हा को अंदर चलने का इशारा किया। ये मोनाल खाली क्यों है? मिन्हा को हैरत हुई। हाँ, क्योंकि मैंने ये पूरा मोनाल बुक कर लिया है, उसने आम से लहजे में बोला था। अंदर टॉप पर हर तरफ गुब्बारे लगाए गए थे। मोनाल किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। साथ हल्का हल्का म्यूजिक भी चल रहा था। पूरा रोमांटिक माहौल बनाया गया था। बुराक आगे आगे चल रहा था और मिन्हा उसके पीछे पीछे। फिर वो मोनाल के किनारे पर आकर रुका। इधर से नीचे पूरा इस्लामाबाद नजर आ रहा था। वो दोनों आमने सामने खड़े थे और पीछे इस्लामाबाद का मंजर था। ये रात काफ़ी हसीन लग रही थी। मुझे आपको कुछ बताना है। उसे ज़िंदगी में पहली बार इतनी घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसी क्या बात थी जो गाड़ी में नहीं हो सकती थी? मिन्हा ने हैरत से सवाल किया था। वो बहुत घबरा रहा था। बुराक, मुझे जल्दी घर जाना है, साफ साफ बताओ। उसे उलझन हुई थी। साफ बात यह है कि मुझे किसी से मोहब्बत है, उसने एक सांस में सब बोल दिया था। मिन्हा कुछ लम्हों के लिए साकित हुई थी। क्या वो जो समझ रही थी वो सच था? कौन पसंद है? दिल तेजी से धड़क रहा था। बुराक ने एक नज़र उसे देखा। मिन्हा भी उसी की तरफ देख रही थी। यहाँ चांद के नीचे वो दोनों के सिवाय कोई नहीं था। मेरी आंखों में आपके सिवा कौन है? बुराक ने सीधी बात की थी। आखिर दिल की बात जुबान पर आ गई थी। मिन्हा को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, मगर वो बेइख्तियार मुस्कुराई थी। मैं जानता हूँ कि आपको ये बात हैरान कर रही होगी, लेकिन सच यही है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और आज से नहीं, पिछले 2 सालों से। मैं नहीं जानता कि आपका रद्द अमल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे दिल में आपके सिवा किसी का हक नहीं है। वो बड़े प्यार से बोल रहा था। मेरा तो जैसे बुद्ध बन गई थी। वो सबको मुँह पर जवाब देने वाली आज मिन्हा खामोश थी। आपके सिवा मेरी पूरी दुनिया बेमकसद है। मैं चाहकर भी आपका ख्याल खुद से नहीं जुदा कर पाता। ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैं आपको नहीं खोना चाहता। आप मेरी ज़िंदगी की आखिरी खुशी हैं। ये तो सिर्फ अल्फाज थे, असल तो उसकी आंखें बोल रही थी। मिन्हा को बुराक की प्यार की शिद्दत उसकी आंख में दिखाई दी थी। आपको अपने नाम का मतलब पता है? शायद वो आज सब कह देना चाहता था। मिन्हा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो जैसे गूंगी हो गई थी। मिन्हा का मतलब है तोहफ़ा। आप वाकई मेरे लिए अल्लाह का तोहफ़ा हैं। अल्लाह फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। लगता है उसने मेरी ज़िंदगी में हर मुश्किल के बाद आसानी को आपकी शक्ल में अता किया है। अब के वो मिन्हा की आंखों में देखकर बोला था। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसको खोला। फिर वो अपने घुटनों के बल बैठा। क्या आप इस मासूम आदमी को अपना शरीक हयात बनाना पसंद करेंगी? उसने मिन्हा के सामने डायमंड की अंगूठी की थी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। वो ये अंगूठी बहुत अरसे पहले खरीद चुका था, बस असल वक्त का इंतज़ार था। मिन्हा अभी भी खामोश खड़ी थी। बुराक को थोड़ी परेशानी हुई। क्या आपको ये मासूम आदमी नहीं पसंद? उसने मिन्हा की तरफ देखा। ऐसी बात नहीं है बुराक, मैं बस इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, मगर शादी बहुत बड़ा फैसला है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसने आराम से बोला था। बिल्कुल, और वक्त लेना भी चाहिए, ये आपका हक है, मगर ये अंगूठी रख लें। उसने अब उठकर अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई। अगर आपने मेरे हक में फ़ैसला किया तो ये अंगूठी पहन लीजिएगा। आप जिस दिन ये अंगूठी पहनेंगी उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मोहब्बत जीत गई, उसने बड़े प्यार से कहा था। मिन्हा ना चाहते हुए भी अंगूठी की डब्बी पकड़ ली। मैं जानता हूँ कि हम दोनों की सिचुएशन बहुत अजीब हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक आप कोई फ़ैसला नहीं कर लेती सब पहले जैसा रहे। मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं भी यही चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों पहले के हर हालात में एक दूसरे के साथ रहें। तो मुझे बहुत अजीज़ हो बुराक। ये सुनकर बुराक को दिल से खुशी हुई थी। अब घर चलें? बुराक ने वक्त देखा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। नहीं जी, पहले हम आइसक्रीम खाएंगे। मिन्हा हो और लेट नाइट आइसक्रीम ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता था? जो हुक्म आपका मैडम जी, उसने बड़े लाड से कहा था। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। आज मौसम प्यारा था। तेज़ हवाएं चल रही थी और मरगरा की पहाड़ियों में हर तरफ हरियाली का मंजर उसको और खूबसूरत बना रहा था। मिन्हा ने अपना मोबाइल निकाला और गाड़ी के सामने रख दिया। वो उस खूबसूरत नज़ारे को वीडियो में कैच करना चाहती थी। रोड बिल्कुल सुनसान थी। तभी सामने रोड के बीच में एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। उसके साथ ही 4 गुंडे नुमा खड़े थे लोग। वो उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। बुराक ने गाड़ी रोकी। मिन्हा ने बुराक को देखा और बुराक ने मिन्हा को देखा। ये सिर्फ शाहनवाज के बंदे होंगे, मिन्हा ने समझ चुकी थी।
आप कितने लोगों को संभाल सकती हैं? बुराक ने सीधा सवाल किया था। 2 आदमी तो आराम से, मिन्हा ने जवाब दिया था। आप इस मोटे वाले को संभालें, मैं बाकी 3 को देखता हूँ। इतना कहकर वो नीचे उतरा था। मिन्हा ने शुक्र अदा किया था कि उसने लहंगा उतार दिया था। वो भी गाड़ी से बाहर उतरी। वो चारों हाथ में डंडा लिए खड़े थे। मिन्हा और बुराक एक साथ गाड़ी आगे बढ़े थे। उन चारों ने मिन्हा और बुराक का रुख किया था। मिन्हा ने अपने बालों को भागते हुए बांधा। पास पहुंचकर उसने उस मोटे आदमी के पेट पर अपना सर मारा था। मिन्हा ने सबसे नाजुक जगह पर वार किया था। वो मोटा आदमी अपना पेट पकड़कर बैठा था। फिर मिन्हा ने उसकी कमर पे मुक्का मारा। बुराक ने बाकी तीनों को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो तीनों जंगलियों की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक ने बुराक के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की थी तो दूसरे ने उसकी टांगों पर पकड़ने की कोशिश की थी। बुराक ने अपना मुंह नीचे करके अपनी टांग हवा में उछाली थी। मुक्का उस आदमी के अपने मुंह पर ही आकर लगा था। बुराक ने अपनी टांग उठाकर एक आदमी को मारी थी। वो थोड़ी दूर जाकर गिरा था। फिर बुराक ने एक आदमी के हाथ से डंडा खींचा। मिन्हा उस मोटे का सर पास वाली पहाड़ी में देकर मार चुकी थी। उसके सर से खून बह रहा था। मिन्हा ने उसका हाथ से डंडा पकड़ा। जिस आदमी को बुराक ने टांग मारी थी वो अब तक नीचे गिरा पड़ा था। बुराक ने डंडा एक आदमी के सर पर दे मारा था। उसने अपना सर पकड़ लिया था। बुराक से उसे जमीन में लिटाकर खूब मार रहा था। अचानक उसके पीछे से एक गुंडा उठा और उसे आता दिखाई दिया, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कोई है। मिन्हा ये देखकर भागी। उसने पीछे से उस आदमी के सर पर डंडा मारा था। बुराक जो पागलों की तरह उन दोनों आदमियों को मार रहा था, उसने पीछे मुड़कर देखा। फिर मिन्हा को देखकर मुस्कुराया। वो दोनों उन सब की हालत बुरी कर चुके थे। क्या कमाल का लड़ती हैं आप। मिन्हा उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। तुम भी कोई कम जुनून में नहीं लड़ते। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। बुराक को कुछ महसूस हुआ था। जिस आदमी को उसने लात मारी थी वो उनसे थोड़ी दूर पर पिस्तौल लिए खड़ा था। उसने मिन्हा का निशाने लेकर पिस्तौल चलाई। बुराक ने मिन्हा को साइड करके खुद उसके आगे आ गया था। गोली बुराक को लगी थी। उसने कहा था कि मिन्हा को नुकसान पहुंचाने वाले हर शख्स को पहले उससे टकराना होगा, और उसने ये साबित करके दिखाया था। जितना अचानक ये सब हुआ था, मिन्हा अभी तक शौक में थी। दूर से पुलिस का सायरन बजा। वो आदमी पिस्तौल फेंककर वहाँ से फरार हुआ। मिन्हा बुराक की तरफ भागी। बुराक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चलो, उठो जल्दी से, गाड़ी में बैठो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रही थी। बुराक का रोड पर नीम बेहोश पड़ा था। कुछ लम्हों में ही उसका काफ़ी खून बह चुका था। पुलिस की गाड़ी वहाँ आकर रुकी थी। उन तीनों गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब वो बुराक को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। बुराक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसके बाजू पर गोली छूकर गुजरी थी, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से थोड़ी कमज़ोरी हो गई थी। मिन्हा बाहर डॉक्टर की बताई हुई दवाई लेने गई हुई थी। बुराक का फ़ोन बजा था। उसने एक हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। खुद को संभालते हुए उसने फ़ोन उठाया था। किधर हो बुराक? इतने दिन हो गए गोदाम नहीं आए। लैला उसे याद कर रही थी। अभी तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हूँ, वो बहुत आराम से बोला था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? मुझे क्यों नहीं बताया? कब से हो उधर, और कौन से हॉस्पिटल में हो? लैला ने एक साथ ही फिक्रमंदी के आलम में बहुत सवाल कर डाले थे। तुम्हें तो सवाल पसंद नहीं थे और आज इतने सवाल। वो उसे चिढ़ा रहा था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, जल्दी बताओ क्या हुआ। वो उसके वक्त मजाक के मूड में नहीं थी। 2 दिन बाद गोदाम आऊँगा, फिर बताऊँगा तुम्हें सब कुछ। वो लैला के साथ अब सब शेयर करने लगा था। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तुम मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दो, मैं अभी आ रही हूँ। वो बुराक को देखे बिना नहीं रह सकती थी। मोहतशिम तुम्हें नहीं आने देगा, और वैसे भी इतनी रात को तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। वो उल्टा उसके लिए फिक्रमंद हुआ था। मोहतशिम को मैं संभाल लूँगी, तुम मुझे एड्रेस भेजो, वरना तुम्हारी लोकेशन निकलवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो ज़िद की पक्की थी। अच्छा भेज रहा हूँ, मगर यहाँ पर मिन्हा भी है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। उसे खतरा लगा हुआ था। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो उसके सामने आऊँगी। तुम मुझे बस एड्रेस भेजो। वो तब कर बोली थी। बुराक ने फ़ोन बंद करके उसे एड्रेस भेज दिया था। लैला ने बड़ी सी काली चादर अपने गिर्द लपेट ली थी और बाहर की तरफ भागी। सब सो चुके थे। गोदाम का दरवाज़ा उस वक्त खोलती तो सब जाग जाते। उसने तहखाने का रुख किया। वो इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकलने वाली थी। 1 घंटे बाद लैला सुल्तान बुराक के मुकाबिल बैठी हुई थी। बुराक उसे सब कुछ बता चुका था, कैसे उसे गोली लगी थी। शाहनवाज मेरा हाथों नहीं बचेगा, लैला गुस्से में बोली थी। अभी जोश से नहीं, होश से लेने का वक्त है, बुराक ने उसे समझाया था। हम उनकी ये चाल उन्हीं के खिलाफ चलेंगे, बुराक ने पुर इसरार मुस्कुराहट के साथ बोला था। उसके दिमाग में जो प्लान आया था वो मिन्हा को पहले ही बता चुका था, और मिन्हा उसकी तैयारी के लिए बाहर गई थी। अब वो सारा प्लान लैला को बताने वाला था, मगर कैसे? लैला को समझ नहीं आया। तो प्लान ये है कि उसने तफसील से सारा लैला को प्लान बताया था। लैला को प्लान पसंद आया था। लैला सुल्तान तुम्हारे साथ है बुराक खुशाम, लैला ने उसे देखते हुए बोला था। फिर चंद लम्हों बाद वो बाहर निकली थी और दूसरी तरफ से मिन्हा आती दिखाई दी। मिन्हा ने लैला का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन बुराक के कमरे से एक लड़की को निकलते देखकर वो हैरान हुई थी। मिन्हा जल्दी से कमरे की तरफ लपकी।
ये लड़की कौन थी? अंदर आते ही उसने पहला सवाल किया था। वो जो लेटा सेब खा रहा था एक पल के लिए रुका। वो दरअसल ऐसी ही थी। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ऐसी भी कौन थी? मीना को हैरत हुई थी। पता नहीं कौन अनजान लड़की थी, अपने शोहर को तलाश करते हुए गलती से इस कमरे में आ गई थी। मीना का शक दूर हुआ था। सब अच्छे से हो गया? बुराक ने बात बदली थी। हाँ, सब अच्छे से हो गया, मीना ने उसे तसल्ली दी थी। कुछ लम्हों पहले मीना गाड़ी में बैठी हुई थी। मोबाइल उसने डैशबोर्ड पर सेट किया था। फिर वो बोलना शुरू हुई। इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। बुराक को गोली लगने वाली वीडियो साथ चलाई गई थी। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ क्या हाल किया जाता है। क्या हक का साथ देना जुर्म है? क्या ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जिधर जालिम यूँ खुलेआम फिरता है और उसे पूछने वाला कोई नहीं? जिस मुल्क में इंसाफ मिलना मुमकिन न हो, उस मुल्क के हालात कैसे बदलेंगे? यहाँ हर एक शख्स पैसे का गुजारी है। हर एक के ज़मीर को यहाँ खरीद लिया जाता है। और फिर अगर हम जैसे लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें कातलाना हमला करवा कर मरवाने की कोशिश की जाती है। वो बस बोलती जा रही थी और पूरा मुल्क उसे सुन रहा था। सबके दिल में उस वक्त मिन्हा के लिए हमदर्दी थी। हमदर्दी, हमें लोगों की हमदर्दी हासिल करनी है। लोगों को हमारा दर्द महसूस होना चाहिए, जैसे हम पर जुल्म के बहुत पहाड़ तोड़े गए हों। हमारी आवाम बहुत हसास और जुनूनी है, बस बात उनके दिल को लगनी चाहिए। वो एक लम्हे को खामोश होकर फिर बोलने शुरू हुई थी। मुझे कितने लोगों ने धमकाया, बहुत से लोगों ने पैसे का लालच दिया। मेरे अपने बहुत से करीबी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि मैं मखलूक से नहीं उनकी खालिक से डरती हूँ। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हम सबका फ़र्ज़ है। उस दिन गाड़ी के नीचे आकर किसी की बहन बेटी मरी है, तो कल को आपकी बहन बेटी भी उस जगह हो सकती है। क्या गरीब का खून इतना सस्ता है? मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क में हादी जैसे और लोगों को जन्म ना लेने दिया जाए। जब तक हादी शाह को सज़ा नहीं मिल जाती, आप सब लोगों में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। मेरे साथ आए, सड़कों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अपना हक इस्तेमाल करें। हम में से कोई अपने घरों को नहीं जाएगा जब तक उस औरत को इंसाफ नहीं मिल जाता। उसने वीडियो बंद कर दी थी और फिर बड़े बड़े सोशल मीडिया पेजेस को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दी थी और कुछ ही लम्हों में ये वीडियो पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। आवाम जो 2 दिन बोलकर खामोश हो चुकी थी, वो फिर से जोश में आ चुकी थी। आवाम को सड़कों पर लाना सिर्फ एक मोहरा है। जो अदालत हादी के मामले में खामोश थी, उन्हें आवाम के आगे झुकना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, इससे ज़्यादा कोई भी अदालत खामोश नहीं रहेगी। मुल्क में अमन कायम करने के लिए उन्हें हादी शाह को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। लैला सुल्तान 3-4 लोगों से मिलकर गोदाम में वापस आ चुकी थी। वो उन सबको काम समझा कर आई थी। सुबह का वक्त था। सब लोग हाथों में बैनर्स उठाए इस्लामाबाद की सड़कों पर निकले थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा इस्लामाबाद बाहर निकल गया हो। सब लोग बस इंसाफ चाहते थे। पुलिस की लाठीचार्ज का भी कोई असर नहीं हुआ था। किसी भी मुल्क की असल ताकत उसकी आवाम होती है। उन्होंने उसी ताकत का इस्तेमाल किया था। लोगों ने कोर्ट के बाहर धरना दिया। उनमें से कोई भी घर वापस जाने को राजी नहीं था। न जाने कहाँ से लोगों में इतनी हिम्मत आ गई थी। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही सवाल था, क्या हमारे मुल्क में किसी को इंसाफ मिलेगा? इस केस को इतना उछाला गया था कि ऐसा लगता था कि मुल्क में और कोई काम की खबर है ही नहीं। दूसरी तरफ शाहनवाज शाह अपना सर पकड़कर बैठ गया था। बाजी उसके हाथ से निकल चुकी थी। उसकी भलाई इसी में थी कि वो अपने बेटे पर मुकदमा चलने दे। पुलिस, अदालत, कोई भी आवाम को नहीं रोक पा रहा था। 2 दिन बाद बुराक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो और मिन्हा सीधा धरने वाली जगह पर गए थे। वहाँ लोगों का रश देखकर मिन्हा मुस्कुराई थी। हमारा प्लान कामयाब रहा। एक सोशल मीडिया पैगाम की वजह से हज़ारों लोग धरना देने आ गए। मीना काफ़ी मुतमईन थी। पुलिस और अदालत बस हार मानने ही वाली थी। आपको वाकई लगता है कि ये लोग यहाँ हक का साथ देने आए हैं? बुराक ने उसे हकीकत का आईना दिखाया था। तभी मीना ने सामने एक लड़की को देखा। वो उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने सुर्ख रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा था, आंखों पर चश्मा लगा रखा था। मीना ने देखा, उसने अपने बैग से नोटों की गड्डियाँ निकालकर एक आदमी को दी थी और वो आदमी सारे पैसे लेकर लोगों में तकसीम करने लगा था। बुराक हल्का सा मुस्कुराया था। आवाम का जोश एक दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पैसे का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। पैसे के लिए लोग तो कत्ल भी कर सकते हैं। ये तो फिर 2 से 3 दिन सड़क पर बैठने की बात है। यहाँ सब लोग ज़मीर बैठ चुके हैं। मीना के पैगाम की वजह से सिर्फ चंद सौ लोग ही आएंगे और अगले दिन वो अपने अपने घर को चले जाएंगे। तुम्हारे बहुत जानने वाले हैं जो लोगों में बेहद मकबूल हैं। अब आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानती हो। मीना ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उस लड़की की तरफ भागी। वो एक छोटी सी गली की तरफ बढ़ रही थी। कौन हो तुम और हमेशा तुम क्यों मेरी मदद के लिए आती हो? मीना ने उसे पहचान लिया था। ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की थी। मैं जो कोई भी हूँ शायद तुम कभी ना जान पाओ। जहाँ तक रही बात तुम्हारी मदद की, उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। पता नहीं क्यों किस्मत मुझे तुम्हारे सामने हमेशा मिलाती है।
वो बिना मुड़े बोली थी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वाकई गरीब हो या अमीर, सबके लिए पैसा अहम है। उसने तंज किया था। ज़रूरत नहीं उसकी। इतने कहकर वो वहाँ से गायब हुई थी। लैला अपने कमरे में खड़ी अलमारी में कुछ देख रही थी। क्या करती फिर रही हो तुम पिछले 2 दिनों से? शीला उसे देखकर बोली। हक और सच का साथ दे रही हूँ, वो नॉर्मल से लहजे में बोली। और ये तुम्हारे आधे पैसे कहाँ चले गए? शीला ने उसकी अलमारी में देखा था। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह अपना पैसा इस धरने में बहाया है। वो मुतमईन थी। पागल हो तुम लैला, पागल हो। हे अल्लाह, मुझे दे देती अगर पैसे संभाले नहीं जा रहे थे तो। शीला को अफसोस हुआ था। लैला ने सिर्फ बुराक के लिए पैसे पानी की तरह बहाए थे, वरना उसे पैसा बहुत अजीज था। मीना अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। उसे अब ये भी हादी की गिरफ्तारी की खबर मिली थी। उस मुलाजिम ने भी हादी के खिलाफ गवाही दे दी थी। अब बस हादी को सज़ा मिलने ही वाली थी। मीना बेहद खुश थी। चाहे जैसे भी वो केस हल कर चुकी थी। उसका फ़ोन बजा। वो उस कॉल के लिए मेंटली तैयार थी। यस सर, उसने अदब से बोला। मीना, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मगर मुल्क में ये फसाद फैलाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आपने अपनी जॉब के कवानीन के खिलाफ जाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। भारी आवाज़ में ऑफिसर बोला था। मीना खामोश रही। इसी बुनियाद पर आपको कुछ अरसे के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप अपना इंस्पेक्टर कार्ड ऑफिस आकर कल जमा कर दें। इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। आज वो इंस्पेक्टर मिन्हा से सिर्फ मिन्हा रह गई थी। वो हार कर भी जीत गई थी, या जीत कर भी हार गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन वो मुतमईन थी। कम से कम उसने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया था। शाज़ल, वो लड़का अपनी ज़मानत के बाद किधर किधर गया था? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। हुमायूं अपने कमरे में बैठा था। वही बुराक हशाम जो मेरे तबादले से पहले रिहा हुआ था। उसने अपने हवलदार को याद करवाया, फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगर मिन्हा मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा बुराक हशाम। देखते हैं तुम्हारा सच जानने के बाद मिन्हा तुम्हें कैसे भरोसा करती है। वह शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला था। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एपिसोड 5 कंप्लीट। और मुझे लैला के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि शीला की डेथ हो जाएगी, क्योंकि बार बार ऐसे सीन दिखा रहे हैं जिससे वाइब आए कि शीला की डेथ हो जाएगी। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? आपकी वाइब ऐसी आ रही है, या फिर मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ? और अब बुराक भी मिन्हा के साथ दिखा रहे हैं, तो लैला के लिए दोनों ही नहीं रहेंगे। और दोनों ही उसके दिल के बहुत अजीज़ दिखाए थे, तो उसके साथ अब तक ना ही कुछ अच्छा हुआ है, और अब आगे भी नहीं दिखा रहे अच्छा, तो उसके लिए बुरा लग रहा है। और वो इतनी अच्छी दिखाई है सबके लिए। पहले हुमायूं के लिए भी बुरा लगता था, लेकिन अब नहीं लग रहा, क्योंकि उसके अब नेगेटिव साइड दिखा दी है। तो बाकी सब भी ग्रे साइड दिखाई है, लेकिन इतनी नेगेटिव साइड नहीं दिखाई किसी की भी, लेकिन हुमायूं की दिखाई है। तो मुझे हुमायूं के लिए भी इतना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन लैला के लिए लग रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छी दिखाई है दिल की, इसलिए। और उसका करैक्टर भी अच्छा दिखाया है। और मुझे तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी हुमायूं को पता चल जाएगा बुराक के बारे में। मुझे लगा था कि मिन्हा के बर्थडे पे पता चलेगा, क्योंकि उसके बर्थडे के लिए ये लाइन कही गई थी कि उसका बर्थडे इस बार का यादगार रहेगा, इसलिए तो इतनी जल्दी की तवक्को नहीं थी। लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है स्टोरी, ज़रूर बताना। तो देखते हैं क्या होगा आगे, क्योंकि हुमायूं अब जल्द से जल्द कोशिश करेगा बुराक का सच लाने के सामने मिन्हा के। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।